संजय जी आगरा बुलाइए सबको भाई अपने। सर बुला रहा हूँ सर आपको। अभी को बुलाइए आगरा। सर इसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके नेतृत्व में एक मीटिंग हो बढ़िया वहां पर आगरा। आप तो हर जी चीज जी, मैंने उपाध्याय जी से कहा है कि आप एक ऑफर भेजिए, दो ऑफर मुझे, हाँ मैं बिल्कुल कराऊंगा सर। हमारे सभी साथी बेचैन हैं आपसे मिलने को सर। हमारे अध्यक्ष जी इतने एनर्जेटिक अध्यक्ष जी, मैं तो मिला हूँ तो आपकी भावना बाकी लोगों को भी तो पता चलनी चाहिए। हमने कहा भाई आगरा इतना बढ़िया सबको जो है तो हम ये क्या आ रहा है? विश्व से आते हैं लोग, विश्व से जी, आप आते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक्रोफोन से म्यूट कर लीजिए। आज के सरस्वती पुत्र मैं अंकित जी को अपना आह्वान करूं। मेरी इतने सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक्रोफोन म्यूट कर। ये नंबर अंकित जी मैं स्टार्ट करता हूँ गायत्री मंत्र में। ठीक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्लीज सभी अपना माइक्रोफोन अपनी म्यूट कर लीजिए। अंकित जी आवाज आ रही है? जी सर, थैंक यू सर। आज की वेबिनार में सभी का स्वागत है। आज की वेबिनार स्टार्ट करने से पहले पृथ्वी सर कुछ क्वेरी थी। सर प्लीज अपनी क्वेरी अनम्यूट कीजिए सर। जी सर। जी सर मैं वो इनकम टैक्स से रिलेटेड थोड़ी सी थी, जो कंपनी है मतलब सीमेंट वाली, वो डिस्काउंट दे रही है जी और डिस्काउंट पे क्रेडिट नोट इशू कर रही है, तो सर वो क्या अपने को रिवर्स करना पड़ेगा जीएसटी में, जो जीएसटी है उसका? सर, अभी डिस्काउंट पे लास्ट मीटिंग में भी डिस्कस हो रहा था। जी अगर सर। डिस्काउंट है, डिस्काउंट में जीएसटी अगर इंक्लूड नहीं है, आपको जी जो क्रेडिट नोट मिल रहा है कंपनी से, अगर उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है जी तो वो सर। आपकी इनकम का पार्ट है। जीएसटी का उसका कोई रिवर्स नहीं होना है। जैसे कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, आपका टारगेट अचीवमेंट होता है, तो वो सारे डिस्काउंट इनकम के पार्ट हैं। उसका जीएसटी कोई रिवर्स नहीं होना है सर, जी सर। लेकिन आपको इनकम टैक्स में उसे इनकम में शो करना पड़ेगा। बराबर है सर। अगर कोई क्रेडिट नोट जिसमें जीएसटी इंक्लूड है, हाँ, उससे तो वो तो जीएसटी ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगी। आपका जब टू टू बी में रिफ्लेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिक रिवर्स होके ही आएगा वो। सर एक्चुअली में क्या है, सर अनम्यूट कीजिए। तुमने जो मैनुअली खाता है जो भेजे हैं क्रेडिट नोट, उसमें मेंशन है, पर सर वो पार्टी के टू बी में शो नहीं हो रहा है, इसलिए कंफ्यूजन था मेरे को उसमें। एक बार पार्टी से आप कंफर्म कर लीजिए, हो जी सकता है गलती से कोई क्रेडिट नोट बन गया हो। राइट। सर ठीक ओके, है सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी की कोई क्वेरी है या? अंकित जी अपना नंबर दे दीजिए प्लीज। जी सर, चैट में डालते सर। हेलो। जी सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं एडवोकेट एनडी बुर्के फ्रॉम कोल्हापुर। जी सर। जी सर। सर मेरे मेरे इनकम टैक्स के बारे में एक डाउट था कि कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स जी मोर देन 1 लाख के ऊपर उसको टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म में सर।
लॉन्ग टर्म में, राइट राइट राइट। जी लेकिन वो 1 लाख जो एग्जाम्पशन जो है वो जी इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ दिखाना है, वो है कौन से सेक्शन के अंडर? सर, जब आप अपने टैक्सेबल इनकम शो करते हो, वहां पे अपना डाटा फीड करते हो, तो आपकी यस जैसे वो कैलकुलेशन है, वो ऑटोमेटिक 1 लाख से ऊपर पे ही शो करता है कैलकुलेशन। नहीं सर, आपका अगर वैसा वैसा। प्रॉफिट आपका अगर हाँ प्रॉफिट वहां पे आएगा, तो यस सर। सपोज कीजिए आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट 1,10,000 आ रहा है, तो जो हाँ टैक्स कैलकुलेशन होगी पोर्टल पे, वो हाँ जी। 10,000 पे कैलकुलेशन होती है, 1,10,000 पे नहीं होगी। अच्छा, तो यानी ऊपर वो जो कैपिटल गेन में वो दिखता है 1,10,000, लेकिन हाँ जी, कैलकुलेट करने वक्त वो कैलकुलेट 10,000 मोर पे देन वन करता है लाख सर। के ऊपर ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और सर जी उसपे कॉस्ट ऑफ विदाउट इंडेक्स लेने का या विथ इंडेक्सेशन लेने का, शेयर का जो कैपिटल गेन का जो रहता है वो इंडेक्सेशन से विद क्या होता इंडेक्सेशन। विद मैं सर ये क्या क्यों पूछ रहा हूँ कि हमारे जितने भी जो ब्रोकर है शेयर शेयर मार्केट के काम करते हैं, उन्होंने जो जी जी। कैपिटल गेन का जो डिटेल्स दिया है ना, उसपे हाँ जी। सभी उन्होंने वो सेल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसा ही दिया है। बाकी भी उन्होंने वो विथ इंडेक्सेशन नहीं दिया है। तो अगर सॉफ्टवेयर में डाल दिया तो वो क्या करता है, विथ इंडेक्सेशन लेता है। हाँ जी। और तो फिर इट इज अफेक्टेड ऑन कैपिटल गेन। तो उसके मुताबिक ही रखने का जो है, वो कैसे विदाउट इंडेक्सेशन का कैसे दिखाने का वो? सिर्फ विद इंडेक्सेशन ही रखा जाता है वो। लेकिन सर जो भी ब्रोकर जो है ना, जी। वो विदाउट इंडेक्सेशन ही कैपिटल गेन निकाल के देते हैं। अगर हमने विथ इंडेक्सेशन दिया है तो उनके प्रॉफिट में और हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। और क्योंकि वो प्रॉफिट जो है ना 26 AS और ये AR में दिख गया है। हाँ जी, वो तो जो आपका एआईएस आता है, एआईएस रिपोर्ट में आपकी पूरी सेल ऑफ सिक्योरिटीज आ जाती है, आपकी कितनी भी टर्नओवर रही, क्या जो भी ट्रांजेक्शन है आपकी, वो यस सारी सर। एआईएस में शो हो जाती है। यस सर। सर विथ इंडेक्सेशन नहीं लेने का। संजय सर, इसमें आपकी क्या सलाह है सर? सर अंकित जी, जहाँ तक मेरे को थोड़ी सी जो नॉलेज है कि शेयर्स में कैपिटल इंडेक्सेशन की वैल्यू नहीं लगती सर। वहाँ नेट डिफरेंस जो आता है वही कैपिटल होता है। लॉन्ग टर्म पे है नहीं। लॉन्ग टर्म है नहीं ना इंडेक्सेशन। आफ्टर 1 ईयर लॉन्ग टर्म, आफ्टर 1 ईयर लॉन्ग टर्म हो जाता है ना सर। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो केवल डिफरेंस आ जाता है जो आपकी वैल्यू थी और जो जिस दिन आप सेल करते हो, यदि वो उसमें कोई इंडेक्स उस पे इंडेक्स की कैलकुलेशन नहीं होगा। नो नो, क्योंकि बिकॉज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे रेट ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 10% है, इसलिए कोई देयर इज नो नीड टू इंडेक्शन। नहीं, यस सर, यस, आई एग्री विथ यू सर। क्योंकि ब्रोकर ने दिया है ना, वैसा वो सेल माइनस परचेस वही उसका इस हिसाब से देते हैं। लेकिन और जो सिस्टम ये इनकम टैक्स रिटर्न में जो है ना, अगर उसमें भर दिया ना, तो विथ इंडेक्सेशन लेके क्या करता है, वो उसको प्रॉफिट कम करता है। तो उसको कैसे लेने का? नहीं सर, विद इंडेक्सेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो एलटीजी सीजीपी जो रेट ऑफ टैक्स है वो तो 10% ही फ्लैट है ना सर वहाँ। यस सर, यस सर, यस सर। तो वो इसीलिए तो लाया गया है सर। इंडेक्सेशन से आता तो फिर वो उधर डायरेक्ट शो होता, उस स्लैब में जाता। सर मुझे तो विदाउट इंडेक्सेशन ही दिखाने का है, और जो ब्रोकर ने भी विदाउट इंडेक्सेशन ही दिया है। लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न जब हम भरते हैं ना, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर में जो सिस्टम में जो उन्होंने ये व्यवस्था की है ना, उसके हिसाब से वो इंडेक्स विथ इंडेक्सेशन ही वो लेते हैं वो। नहीं विदाउट सर, ऐसा नहीं है। इंडेक्सेशन। वो तो सर वो तो वहां पर आपकी दो वैल्यू लेता है। परचेज वैल्यू परचेज डेट मांगता है और सेल वैल्यू सेल डेट मांगता है। राइट राइट राइट। उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके निकाल देता है सर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और नहीं उसके बाद जब आप कंप्यूट जी सर सर ठीक है, लेकिन क्या परचेस की आपने फिगर वहां मेंशन किया ना, तो क्या करता है वो परचेस के वो जिस ईयर में आपने परचेस किया उसके हिसाब से वो विथ इंडेक्सेशन करके परचेस प्राइस बढ़ाता है। और फिर उसका नतीजा ये होता है कि कैपिटल गेन की जो वैल्यू अमाउंट जो है ना रिड्यूस होती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप एक बार नॉर्मल ये करके देखिएगा, ऐसा नहीं है सर। सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं करता, इंडेक्सेशन उस पर नहीं करता। अच्छा सॉफ्टवेयर तो उतनी वैल्यू शो करता है जितनी हम वो डालते हैं। हाँ। मैं देख लूंगा सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक। थैंक यू। वैसे अंकित भाई, जी सर।
अरे एक चीज बताइए, एक इनकम टैक्स की क्वेरी थी कि मान लीजिए मुझे पिछली साल का एरियर मिला है और मेरा टैक्स स्लैब उसमें भी 30% में जा रहा है, इसमें भी 30% में जा रहा है, तो मुझे कोई जी एग्जेम्पशन तो मिलेगा नहीं, नहीं सर, है ना? तो क्या मैंडेटरी है कि मुझे 10E फॉर्म भरना है, या नहीं मैं सर, सीधा? नहीं सर, मैंडेटरी नहीं मैंडेटरी है। नहीं है, नहीं मुझे सर, टैक्स रिलीफ चाहिए तभी 10E भरना है तभी, मैंने, हाँ जी, है ना? हाँ ठीक जी। ठीक। किसी और सदस्य की कोई क्वेरी हो तो प्लीज, नहीं तो फिर उसके बाद कुछ नोटिफिकेशंस पे थोड़ा सा डिस्कशन करें। ठीक अंकित है जी सर। एक टॉपिक पे डिस्कस कर लीजिए। जी जी सर जी। ये जो 74A आ रहा है हाँ इंट्रोड्यूस, जी, इसके लिए जो टाइम एक बढ़ाया गया है ना कि 30 से 60 दिन पेनल्टी का कैलकुलेशन के लिए कर दिया गया है, हाँ जी। तो ये 30 से 60 दोनों 73 और 74 दोनों के लिए है या 74 के लिए है? 74 के लिए सुनने में आ रहा है वो। मेरा भी यही वर्जन है कि 74A यदि इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो बेसिकली 74 के लिए रिलेटेड हाँ है। जी, हाँ जी। 73 एप्लीकेबल नहीं है, मैं बहुतों का इस पे नहीं है कि नहीं, वो 73 74 के लिए है। मुझे नहीं, जहाँ दोनों के लिए तक नहीं है, ना 74 के लिए ही मेरा होगा भी सर। यही मानना है कि वो 74 के लिए है। क्योंकि यदि जैसे 73 74 है, यदि उन्हें लाना होता तो वो 73A और 74A दोनों इंट्रोड्यूस करते फिर। हाँ जी। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो रिलैक्सेशन भी देना चाह रहे हैं वो भी 73 में दे रहे हैं वो, 74 में तो कोई रिलैक्सेशन ही नहीं देना चाह रहे। ये जो 60 डेज आए हैं ये उस चीज के लिए आए हैं कि सपोज दैट आपने कोई फ्रॉड के केस में आप एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ तो जी, होता था ना कि नोटिस इश्यू होने के 30 दिन के अंदर यदि जी, आप करते हो तो हाँ जी, 15% तो पेनल्टी, तो वो जो जी। 30 दिन है उसको ये बढ़ा के 60 दिन ले जा रहे हैं। 60 दिन ले जा रहे हैं। मेरा तो ये उसमें बस, उसमें ये है ना सर, पेनल्टी 73 में तो कोई इस तरह की थी, पेनल्टी नहीं थी ना, 70 30 में दिन। थी नहीं, हाँ 73 जी, में डिसाइड होता है तो उसके अंदर जी, 30 आपको जमा जी, करना है, तो वहाँ है ही नहीं जी। एप्लीकेबल, यही तो है। इसलिए वहां पे वो एप्लीकेबिलिटी नहीं है। एक सर जो ये नया नोटिफिकेशंस सर्कुलर्स आए हैं 207 से 222 वाले, तो इसमें लास्ट मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था। आपने सर्कुलर 212 चेक किया सर ये? अनम्यूट। बताइए सर, मेरे रजिस्टर्ड नहीं सर, फिर बताइए एक मिनट। सर्कुलर 212 है सर। आप डिस्कस कर लो, मैं खोल लेता हूँ तब तक। जी सर। सर्कुलर 212 में था सर, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वाला मैटर। ये तो 212/6 तो उसका है रिलेटेड, एविडेंस ऑफ कंडीशन सेक्शन 15(3)(b) जी 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 जी। सप्लायर। हाँ हाँ, जी, इसी में पूछ रहे हैं ना, जी। इसमें अपडेट क्या देखिए 2.1 पॉइंट पे सेक्शन स्क्रीन शेयर कर लीजिए अगर आपने सिस्टम पे खोला। मैंने खोल रखा है, तो आप मुझे अलाउ करो। अलाउ सर, कर लीजिए। हो गई? जी सर। और हाँ, तो इस पे क्या पूछ रहे हैं सर, क्वेश्चन आपका?
इसमें आईटीसी रिवर्स का पॉइंट है कि रिसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करनी होगी, तो इसको थोड़ा सा ये उसी चीज यदि आपको पोस्ट डिस्काउंट जो दे रहा है ना, सर दे रहा है ना, जी सर इसमें प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी जी वो सर। डिस्काउंट पे जो भी आईटीसी हमारा रिलेटेड है उसको रिवर्स करना पड़ेगा सर, वही पॉइंट दे रहा है। देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू सच डिस्काउंट, उस डिस्काउंट पे जो रिलेटेड हो रहा है उसी को करना है सर रिवर्स। नहीं सर, इसमें पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी सर, कौन कौन से क्रेडिट नोट या कौन सा डिस्काउंट इसके अंदर डिस्काउंट के अंदर कवर? मेरे को जहाँ तक आता है रेट ऑफ डिफरेंस के, सपोज है जो जैसे सीमेंट कंपनियां मोबाइल कंपनीज होती है ना, जब सेल करती है उसके बाद कुछ टाइम बाद उसकी वो क्या देती है कि हम आपको डिस्काउंट पास ऑन कर देंगे फर्दर आगे के जी लिए, वही हाँ आई जी थिंक। मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं है इधर भी पर्सनल, मगर बाकी और लोगों से भी आप ले लीजिए, जहाँ तक मेरी उसको पढ़ने का पोस्ट डिस्काउंट पे तो वही है सर। रुपिंदर सर, आप सर कुछ बताएंगे इसके बारे अंकित सर अंकित सर में? जी सर जी। अंकित सर हाँ जी सर, सत्येंद्र सर। हेलो, जी सर जी मैं ये कह रहा था सर, इसमें ये जो आया था 212 में कोई जी डिस्काउंट जो भी मिले हुए हैं, तो वो क्या रहा था सर कि आ, जो रिसिपिएंट था उसने जिसको क्रेडिट नोट रिसीव्ड हुए हैं उसने अपनी क्रेडिट को रिवर्सल किया है नहीं किया, तभी हमें जो सप्लायर है वो अपनी जो क्रेडिट नोट से सेल वैल्यू कम करता था ना सर, क्रेडिट नोट से जी अपनी जी आईटीसी को रिकवर करता था एक तरह से। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ऑफिसर्स क्या कहते थे कि हम कैसे माने कि आपके रिसिपिएंट्स ने उस क्रेडिट नोट की आईटीसी रिवर्स कर दी है तो उसका बेनिफिट हम आपको दे दें। तब इनने जाके ये सर्कुलर निकाला कि नहीं भाई, अब आप प्रूफ तो वैसे कर नहीं सकते क्योंकि वो वहां से तो रिवर्स हो जाती है, या कुछ लोगों में पहले जब डायरेक्ट रिवर्स नहीं होती थी ना सर, जब जी तो हमें क्या होता था मैनुअली रिवर्स अदर्स में करना पड़ता था, मतलब रिसिपिएंट्स को उस हाँ क्रेडिट जी नोट की। अब कुछ लोगों ने करी नहीं करी तो इनको वो बेनिफिट नहीं दे रहे थे कि आपके रिसिपिएंट ने रिवर्सल नहीं करी है तो आप जो सेल या जो डिस्काउंट्स आपने प्रोवाइड करे हैं उसका हम जी आपको बेनिफिट नहीं देंगे। तो फिर इनने सर्कुलर में बोल दिया कि नहीं है, आप अपने रिसिपिएंट से लिखवा के ले लो, अगर एक लिमिट दी हुई है 5 लाख रुपए तक की अगर आईटीसी का मैटर है तो वो लेटर पैड पे लिख दे कि हमने रिवर्सल कर दी है इस महीने में इस 3B में, और उससे ज्यादा है तो उसका सीए लिख के दे दे, तब हम आपकी बात मान जाएंगे कि हाँ ठीक है वो उसने रिवर्स कर दी तो अब इस क्रेडिट को आप बेनिफिट ले लो। ये था इसमें। ठीक ठीक बिल्कुल सही। तो से ये 17-18 से कवर होगा? सत्येंद्र सर को पीरियड को भी, हाँ मैं सर पीरियड देख रहा हूँ कि जी कब से कवर होगा। ये अभी कहीं इसमें रेट्रोस्पेक्ट फैक्ट तो कहीं आया नहीं है वर्ड। भैया तो एक गाड़ी 8,000 में भी जा रही है, तुम्हारे 60-70 सिलेंडर संजय जी जी भाई साहब, एक बार में ये 150 सिलेंडर क्लैरिफिकेशंस हैं, ये क्लैरिफिकेशन हमेशा जिस डेट से जो भी कायदा कानून है उसी डेट से प्रभावी होता है। क्लैरिफिकेशन है ये। जी भाई साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि कहीं इन्होंने रेट्रोस्पेक्ट फैक्ट से तो नहीं किया, क्योंकि ये जो क्लेरिफिकेशन दिया है सर इन्होंने क्लैरिफिकेशन, कोई भी किसी भी चीज का क्लैरिफिकेशन आता है तो वो उसी डेट से ही प्रभावी होता है। क्लैरिफिकेशन अलग से कोई कानून नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है सिंपली। इसलिए कोई भी चीज नई आई है, जब भी आई है उसी डेट से प्रभावी होती है ये। ठीक है ना? ठीक सर, थैंक यू भाई साहब। पुराने में वाला बचाने में रखा नहीं।
अंकित जी जी सर। सर जो भी इशू था मेरे हिसाब से ये आज की डेट में तो इसके ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए नहीं है कि अब तो टैक्स 2B के हिसाब से मिलेगा। जब भी हम क्रेडिट नोट इशू कर देंगे हाँ जी। तो उसके 2B में तो अपने आप ही लेस हो जाएगा वो जी इनपुट। ये बेसिकली जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी होगी, जो एक बार आप भी केस डिस्कस कर रहे थे, डिपार्टमेंट वाले मान नहीं रहे, उन्होंने एडिशन कर दी। ऐसा इशू जी आया कि SMT 10 के या जीएसटी स्क्रूटनी के टाइम में। हाँ जी। तो अब जैसे इन्होंने रिलैक्सेशन दी थी कि 2A2 में और 3B में डिफरेंस आ रहा है, तो वो आप सर्टिफिकेट ले लो। इट इज ऑन द सेम लाइन, आई थिंक सो। पर थोड़ा सा इसको टेक्निकल इसलिए कर दिया है, उसने कौन सी 3B में इसको मतलब लेस किया है वो भी डिटेल देनी पड़ेगी। वो तो हम दे देते थे कि हाँ जी हमने हमने जी। टैक्स पे किया हुआ है। इसमें उसकी डिटेल भी मांग रहे हैं कि कौन सी कौन 3B से में देनी महीने में? पड़ेगी। बेसिकली ये जो अभी असेसमेंट चल रही है ना, उसमें ये काम करेगा सर। पंडित जी इसको बस 19-20 में वर्क करेगा, 19-20, 20-21 में काम करेगा। सर 19-20 जी में भी करेगा काम सर। यानी 19-20 से, क्योंकि 17-18 20 जनवरी सर कुछ जनवरी मैटर वहाँ पे भी ऐसे है ना जो आई है। अपील में पेंडिंग है, तो वहाँ पे भी वर्क कर जाएगा ना सर। कर जाएगा सर अपील में पेंडिंग। 17 जितनी बार 18 हमने 18 देखा 19 है, चाहे इनकम टैक्स में भी देखा है, इसमें भी देखा है, चाहे पुराने लॉ में देखा है, अगर कोई क्लैरिफिकेशन आती है, जैसे 2A वाली आई थी, तो उसमें भी जी तो अपील्स में कोर्ट ने मान ही लिया था कि ये पीछे से ये मतलब एप्लीकेबल हाँ जी, होगा। 2017 से एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से तो ये, क्योंकि आज की डेट में इसकी रेलिवेंसी कम हो गई है कि आज की डेट में आपने जब क्रेडिट नोट इशू कर दिया तो उसका अपने आप ही 2B से कम हो गया। हाँ जी, अगर 2B से ज्यादा वो ले रहा है तो तो वो उसके यहाँ रेड मार्क शो हो रहा है। RC 01 ने वगैरह तो उसके अपने आप ही स्वांसी वगैरह तो अपने आप ही आ जाएंगे ना उसके साथ। जी तो ऑब्वियस है कि वो अपने आप ही उसकी जो इनपुट है वो तो वहां पर स्ट्रिक्ट हो गया है। पहले नहीं था ना, पहले इसलिए थोड़ा इशू जो ये मेरा मतलब व्यू पॉइंट है। आज की डेट में इसकी रेलेवेंसी इतनी ज्यादा नहीं रही। बाकी सर इससे पहले जो सर्कुलर 211 है, लास्ट मीटिंग में भी मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर जो हमारे मेन स्पीकर आए थे उनसे फिर क्वेरी भी की थी मैंने। जो हम आरसीएम जमा करेंगे उसका इनपुट हम कैसे लें। आरसीएम से रिलेटेड इनपुट के लिए सर्कुलर 211 जो है कि अगर हमारा पिछले किसी भी साल का आरसीएम है ये लिखा है और कि जिस साल में भी आप इशू करोगे, हाँ जी, इनवॉइस क्रिएट करेंगे। तो जब जिस पीरियड में इशू करेंगे उसी पीरियड में आपको मिल जाएगा आपको। नहीं सर, उसमें मेरी क्वेरी ये थी, अगर हमने सपोज कीजिए 23-24 में 18-19 का जमा किया था, अब हमने उसकी इनवॉइस तो जनरेट कर दी 23-24 में, जमा भी कर दिया, लेकिन उसे हमने 3B में कहीं शो नहीं किया, हमने DRC 3 किया है उसका। तो सर उनका कहना यह था कि आपने अगर DRC 3 भी किया है तो आप उसका इनपुट अब ले सकते हैं अपनी 3B में, नहीं क्योंकि वो तो 30 नवंबर तक ले सकते हैं अगर कोई भी हमारा इनपुट अगर छूट जाता है। 2 वर्जन तभी तो कहना शुरू से वही 2 वर्जन चल रहे हैं। कुछ लोगों का ये था कि जब भी आप जमा करते हो आप उसको ITC ले सकते हो, कहीं पे भी बाहर नहीं किया गया है। हमारा भी 24-25 से क्लियर किया गया है और ये आपका मामला 23-24 का है, तो आप छूटी हुई ITC में मानना चाह रहे हैं ना सर DRC में उसको? हाँ जी हाँ जी। वो ITC तो नहीं है, वो तो बेसिकली आपने टैक्स जमा करके उसको लिया हुआ है। आप देखो अगर हमने जमा कर दिया है तो अब तो ITC का ही मैटर रह गया वो। एक्चुअल में क्या है ना, देखिए आपने DRC 03 से जमा किया। DRC 03 वॉलंटरी पेमेंट से रिलेटेड है। यदि आप नॉर्मल टैक्स जमा करके उसको क्लेम कर सकते हैं तो वो थी चीज। मेरा जहां तक इस पर मानना है कि DRC 03 से आपने जमा किया वॉलंटरी पेमेंट और उसको आप ITC में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। हाँ जी राकेश भाई, आप इस पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दीजिए सर। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि वो DRC 03 से जमा हुआ वॉलंटरी पेमेंट में, तो वो कैसे ITC कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए संजय जी, 3B के माध्यम से क्यों नहीं करेंगे हम? 3B के माध्यम से लायबिलिटी माने अलॉन्ग इंटरेस्ट जमा कराएं और ITC लें, क्या दिक्कत है? नहीं वैसा ऑलरेडी जमा हो चुका है ना सर 23-24 में। 23-24 में जमा हो चुका है। अच्छा, पहले जमा कर चुके हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
अब तो हम सिर्फ बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। या तो यही अंकित जी कि 3B में आप अपने आप से सू मोटो ले लीजिए, वो रेड मार्क हो जाएगा, बाद में जब नोटिस आएगा तो उसको कोऑर्डिनेट कर लीजिए। जी राइट, यही हो सकता है। अंकित जी ले लेना चाहिए क्रेडिट आपको। नहीं लेना चाहिए। नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑडिट के टाइम पर भी ना यहाँ पर कई लोगों ने टैक्स ऐसे ही जमा करवाया, क्योंकि जो ऑडिट टीम होती है वो DRC 03 ही करवाती है। हाँ जी। तो उस टाइम भी इशू यही आया था, हम इसी प्रोविजन पर चल रहे थे कि इसका टाइम बार नहीं है, क्योंकि इसका कोई इनवाइस जनरेट, इसका टाइम जब इनवाइस ही कोई जनरेट नहीं हुआ तो उसलिए टाइम बार ने हम यही प्रोविजन पर रिप्लाई भी दे रहे थे, पर वो मानते नहीं थे, क्योंकि केस भी क्लोज करना था। तो DRC 03 तो भर दिए, और लोगों ने यहाँ पर क्लेम भी लिए हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े RCM बने थे तब। अब वो हाँ जी। डायरेक्टर गारंटी वाला जो इशू आया था तब भी लोगों ने क्लेम लिए हैं, उसमें तो करोड़ों करोड़ रुपए की डिमांड, मेरे केस में 30 लाख की निकली थी डिमांड। चलो वो तो क्लैरिफिकेशन आ गई, अब मैंने जमा नहीं कराया था, मैं लिटिगेशन में था, पर कईयों से उन्होंने जमा भी करवा लिए, और उसका क्लेम भी लोगों ने दूसरी साइड लिया है। वो कहते हैं आपने लेना ले लो, जब अगले साल का कभी केस लगेगा तब हम देखेंगे उस टाइम। तो वो इशू आएंगे DRC 03 का, तो वो देखो कई कोर्ट ने कह दिया कि रिफंड भी ले सकते हैं। लोगों ने कहा कि DRC, जैसे सर कह रहे थे कि वॉलंटरी पेमेंट है, तो बहुत सारी कोर्ट के डिसीजन आए हैं DRC 03 के बेस पर भी कि आप रिफंड भी ले सकते हो। बहुत सी जगह तो सर ये भी रहा ना कि जहाँ पे भी SIB में जाते ही उन्होंने DRC 3 करा लिया, आपका जितना भी इनपुट बचा हुआ है आप DRC 3 कर दो। सर वो तो उन्होंने उन केसेस डिमांड में ले भी ली, फिर वो डिमांड रिकवर कर ली, जो मेरा राइट टू इनपुट है वो तो अलग है ना। जी जो आप बता रहे थे कि 67 में जहाँ प्रेशर जो रिफंड हुए वो उन्हीं केसेस में हुए हैं कि जहाँ सर्च में उन्होंने जमा करा लिया प्रेशर देके जी जी और जी जी आपने बाद में लेटर ऑन लिटिगेशन में किया कि इन्होंने अंडर प्रेशर मुझसे जमा कराया, मेरा थी दी लायबिलिटी, उसी पे हुए हैं सर। इसका फिर इसका सर ये कर सकते हैं, वहाँ पर रिफंड के लिए अदर में सेक्शन में जाकर रिफंड के लिए अप्लाई कर दें, और इधर से कह दें कि हमारा ये हमने इधर टैक्स जमा करवाना। भूपेन जी अब तो ये किया जा सकता है कि अंकित जी आप इस बार के में 3B में क्लेम कर लीजिए, हाँ जी, जब आएगा तो यही जो आया 211 का देखे कि भैया उन्होंने तब से परमिसिबल है, अब मैं आप क्लेम ले सर आप क्लेम कर लो। डिपार्टमेंट क्या कहा कि आपने गलत क्लेम किया है, ठीक है, वो क्या कहेगा अगर केस लगता है, आपने मान लो 23-24 का केस लगता है, 23-24 का तो कोई लगेगा नहीं आपका, मतलब 24-25 में आप क्लेम करोगे 24-25 का ना, लगेगा जी। ठीक है जी, मान लो लग जाता है, जो प्रॉपर ऑफिसर आपको कहेगा कि आपने गलत क्लेम, मतलब आपने इनपुट दिया, इसके अगेंस्ट टैक्स जमा नहीं कराया, आप जी जी क्या करोगे, क्या कहेगा DRC 03 करोगे, आप DRC 03 की कॉपी देना, मैंने तो पहले ही कर दिया, आपने तो पहले ही कर दिया ना, सर है ना, तो वो लो जी हमने तो पहले ही किया, वो DRC 03 दे दो। अंकित सर जी सर जी, मैं ये कह रहा कि पर उन्हें ये भी तो देखना पड़ेगा कि अगर अभी GSTR 3B में वो RCM की लाइबिलिटी पे करके और ITC क्लेम करेंगे, तो जो जिस पीरियड पे उन्हें वो पे करना था वहां से इंटरेस्ट और 125 सेक्शन में जो ऑफिसर पेनल्टी लगाने का राइट्स रखता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन आपको उस समय बना लेना चाहिए था, आपने वो नहीं बनाया, वो लाइबिलिटी उस समय पे हो जानी थी, तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना उन्हें साथ में। हाँ, तो वो दोनों चीजें देख लें कि कितना अमाउंट उनको बतना ITC लेने के चक्कर में इतना अमाउंट और निकल के आ रहा है, तो वो है, अगर इतना मैटर ज्यादा लंबा है तो ये 2 पॉइंट भी उन्हें ध्यान रखने पड़ेंगे ना। अगर बड़ी अमाउंट होती है तो ही करते हैं सर, छोटी अमाउंट में तो कोई रिस्क नहीं लेता है। जी जी, मतलब उतना के 50,000 रुपए जनरल पेनल्टी के क्लॉज में है, चाहे वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। 122 में तो 10,000 की भी पेनल्टी है ना सर? नहीं, वो इसमें शायद 125 का भी नहीं, 122 है सर इसमें। देखना पड़ेगा कि 125 का भी उसमें लग रहा था पेनल्टी लगाने का कुछ। नहीं, 122 है सर। अच्छा, चलिए सर्कुलर में दिया 122 सर, 122 दिया हुआ है सर। अच्छा, 122 जी, तो वो पेनल्टी दोनों इंटरेस्ट पेनल्टी, हाँ वो तो अधिकारी को पावर दे दी बस वो सर छोड़ेगा थोड़ी ना, वो तो उसको, हाँ वो तो मिल ही गया ना एक तरफ सर्कुलर से, जब आपको इतना क्रेडिट अलाउ करेगा तो वो बोलेगा कि हम तो पेनल्टी भी ले रहे हैं। बस जब से ये आगे 211 तो वो पेनल्टी तो नहीं लगा सकता सर, 125 की पेनल्टी नहीं लगा सकता जब गवर्नमेंट अगर ये
एम्पावर्ड कर रही है अब, तो वो पेनल्टी नहीं लगा सकता सर पुरानी चीजों, मेरा ये मानना है। सर वो ठीक है सर। ठीक है अंकित सर, मैं कहते हैं यहीं रोक दें, सर आ गए। जी जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए आप लोग। हमारे आज के मुख्य वक्ता साहब श्री विनोद कौशिक सर पधार गए हैं, सरस्वती पुत्र हमारे आज के, और मैं उनका उद्बोधन प्रारंभ करने के लिए उनसे प्रार्थना करूं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा छत्रपुर मध्य प्रदेश से श्री शैलेश विश्वकर्मा जी से कि सर पहले जरा सर का परिचय दे दीजिए, क्योंकि फिर काफी लोग नए हैं आपकी बार, उनको पता नहीं सके। सर आप काफी टाइम बाद आए हैं वैसे भी हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, तो जरा सा थोड़ा परिचय सर दे दीजिए शैलेश भाई। यस सर, सभी को नमस्कार, और जो देर से जुड़े वेबिनार में उनको भी नमस्कार मेरा। और हमारे बीच आज हमारे उपकाश के अध्यक्ष महोदय श्री विक्रमजीत सिंह भदौरिया जी भी हैं, उनको भी मेरा नमस्कार हो। और आदरणीय विनोद दीक्षित जी आज, विनोद कौशिक जी आज विनोद हमारे कौशिक बीच, जी, विनोद कौशिक जी, हाँ माफ करिए सर, बोलने में कभी कभी जबान स्लिप हो जाती है। जीएसटी के वो उसके हमारे हैं हम सब। और आपने जो इशू रखा है आज, जीएसटी बर्निंग इशू रखा है, बर्निंग इशू ऑफ जीएसटी, तो वैसे ही ऐसा कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है बोलने में। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे रिफंड के विषय में, तो हम लोग से भी कुछ कुछ गड़बड़े हुई है रिफंड को क्लेम करने के चक्कर में, तो उसकी बात चल रही थी। तो अब आप जैसा महान जीएसटी ट्रेनर आज हम लोग के बीच पे है, तो उम्मीद करेंगे कि आज हम लोग की बहुत सारी समस्याएं आज हल होगी। और आपका परिचय मैं रख रहा हूँ वहाँ आप सभी के सामने। आप 10 वर्षों से अधिक समय से टैक्सेशन और फाइनेंस डिपार्टमेंट में समृद्ध पृष्ठभूमि के साथ जीएसटी के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कई वर्षों के अनुभव के साथ आपने अपने आप को जीएसटी के क्षेत्र में एक विश्वसनीय वक्ता के रूप में स्थापित किया है। NACIN CBIC से एक मान्यता प्राप्त जीएसटी ट्रेनर के रूप में आप अत्यधिक जानकारीपूर्ण और आकर्षक सेमिनार और कार्यशाला आयोजित करते हैं, जिसमें जो व्यवसायी गण होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं या जो छात्र होते हैं, उन सभी की प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। आप अपने प्रशिक्षण प्रयासों के अलावा आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। आपने जीएसटी पर कई लेख लिखे हैं जो अनेक वेबसाइट और पेपर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। इन सभी लेखों में आपकी स्पष्टता और आपकी अंतर्दृष्टि की गहराई देखी जा सकती है। जीएसटी के युग में जो व्यवसायी हैं उनको फलने फूलने की मदद करने के लिए आपने एक विश्वसनीय और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठा पाई है। ये तो आपका परिचय था, और आपका जो विषय है बर्निंग इशू अंडर जीएसटी विद प्रैक्टिकल इनसाइट, तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप अपना वक्तव्य शुरू करें और हम लोगों की समस्याओं का समाधान करें। आदरणीय विनोद कौशिक जी। Thank you very much, UPCAS and all other bar associations, India Bar Association and Chhatarpur Bar Association. Thank you so much for the kind words. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हर्ष शर्मा जी का और बाकी आपके जितने भी पदाधिकारी हैं। ये एक लंबे समय से आप ये जो मुहिम आपने चलाई है, इसमें बड़ी कंसिस्टेंसी है और ये काफी अच्छा स्टेप है कि वीकली आप मिलके जो हमारे प्रोफेशनल ब्रदर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हैं। ये काफी सराहनीय। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। हमारे सामने है वो आपने देखा होगा कि 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए। जब से जीएसटी काउंसिल बनी है तो ये मीटिंग आपको भी लगी होगी कि बड़े इसमें काफी जो छोटे और मीडियम टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए काफी फैसले लिए गए। सबको आप उन सब फैसलों के बारे में जो पिछली मीटिंग थी आपकी उसमें रोहित वासवानी जी ने बताया आपको। आज मुझे जो विषय दिया गया है वो है बर्निंग इश्यूज अंडर जीएसटी, यानी जीएसटी में डे टू डे जब आप डिपार्टमेंट में अपीयर होते हैं,
क्योंकि अब जीएसटी में आप सब महसूस करते होंगे कि लिटिगेशन स्टार्ट हो चुका है, तो विवाद है वो अपने जो पीक लेवल है उसके अब पहुंचने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा 17-18 से लेके 19-20 के जितने शोकॉज नोटिस थे, 17-18-19 एडजुडिकेट हो चुके हैं, उसमें आप लोग अपील में होंगे, और 19-20 चल रहा है। डिपार्टमेंट 74 के अंदर भी अब शोकॉज नोटिस इश्यू करेगा, स्पेशली सेंट्रल जीएसटी वाले जो फ्रॉड वाले केसेस हैं, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन है। तो मेरा उद्देश्य आज आपको उन विषयों के बारे में बताना है, उन क्रिटिकल इश्यूज के बारे में बताना है जो डे टू डे लाइफ में आपको भी आ रहे होंगे, और हम मिलकर उन विषयों के ऊपर एक संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं अपना जो वक्तव्य है वो शुरू करता हूं। आपको मैं एक जरा हाईलाइट देता हूं कि हम बात किन विषयों के बारे में करेंगे। हम बात करेंगे जो वैल्यू है रिट ऑर्डर्स की। कई ऑफिसर्स रिट ऑर्डर्स को मानते हैं, कई ऑफिसर्स रिट ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे जो डिपार्टमेंटल सर्कुलर्स हैं उनकी क्या वैलिडिटी है, उसका क्या बाइंडिंग इफेक्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ताकि जब आप किसी ऑफिसर के सामने अपीयर हो तो आपके पास उसको काउंटर करने के लिए जवाब हो कि क्या चीज उसके ऊपर बाइंडिंग है, ताकि हम उसको ये बड़ा स्ट्रांगली कन्वे कर सके कि साहब आपको ये चीज माननी है, ये एज पर लॉ, एज पर रूल्स, एज पर प्रोसीजर्स है। फिर हम आप बात करेंगे सेक्शन 16(4) के बारे में, एमनेस्टी भी आई है, उसको भी थोड़ा सा करेंगे टच। 16(2)(c) के बारे में बात करेंगे, कैंसिलेशन के बारे में बात करेंगे, मिसमैच के जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात करेंगे, 180 डेज की जो पेमेंट है उसको भी हम टच करेंगे कि किस तरीके से उसको हम टैकल कर सकते हैं। हमारे जो डिपार्टमेंटल नोटिस आएंगे उनमें इंटरेस्ट का इशू है, एक सफारी रिट्रीट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है एक इशू ओडिशा हाई कोर्ट के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडमेंट का इशू है, एम्पावरमेंट ऑफ ऑफिसर्स का इशू है। इन सब विषयों के बारे में आज हम इस 1 घंटे में बात करेंगे। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले कि जो वैल्यू ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स है उसको किस तरीके से समझना है और उसमें क्या प्रेसिडेंस है। जीएसटी के अंदर अभी जेस्टैट के प्रेसिडेंट ने तो अपना ऑफिस टेक ओवर कर लिया है, एज्यूम कर लिया है, लेकिन रीजनल बेंचेस जेस्टैट की, जीएसटी ट्राइब्यूनल की अभी फंक्शनल नहीं है। ना तो आपके स्टेट में होंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, कहीं भी फंक्शनल नहीं है। उसका भी प्रोसेस चल रहा है, स्क्रीनिंग हो रही है ऑफिसर्स की, टेक्निकल ऑफिसर्स की, जुडिशियल ऑफिसर्स की। अब जीएसटी में कोई भी विवाद है ऐसा जहां पे हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करते हैं और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अगर हमारे खिलाफ वो फैसला सुना देती है तो हमारे पास एक रास्ता बचता है कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाएं और रिट फाइल करें अंडर आर्टिकल 226। क्योंकि जब भी किसी कानून के अंदर कोई ऑल्टरनेट रेमेडी नहीं होती तो जुरिडिक्शन आ जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। तो पहले हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में जाते हैं और रिट फाइल करते हैं कि यहाँ पे ऑल्टरनेट रेमेडी नहीं है। क्योंकि ऑल्टरनेट रेमेडी नहीं है तो वो रिट जो फाइल होती है उसका जो ऑर्डर आता है वो रिट ऑर्डर है, वो जजमेंट नहीं है। क्योंकि जजमेंट आएगी जब हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से जेस्टेट जाएंगे और जेस्टेट के ऑर्डर को हम अपील फाइल करेंगे टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। अब सवाल हमारे सामने ये है कि पूरे देश में डिफरेंट हाई कोर्ट डिफरेंट कई सारे रिट ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। रिट ऑर्डर की क्या वैल्यू है? क्या मेरा ऑफिसर, मैं उत्तर प्रदेश में नोएडा या गाजियाबाद में किसी प्रॉपर ऑफिसर को एक रिट ऑर्डर दे रहा हूं ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का, क्या वो बाध्य है उस रिट ऑर्डर को मानने के लिए? क्या वो रिट ऑर्डर उस प्रॉपर ऑफिसर जो गाजियाबाद में बैठे हैं असिस्टेंट कमिश्नर, क्या उनको बाइंड करता है या नहीं करता है? सवाल ये है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसमें ऐसा है कि रिट ऑर्डर जो है वो
उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है। उस व्यक्ति ने जब रिट फाइल करी तो वो उस स्पेसिफिक व्यक्ति से रिलेटेड जो ऑफिसर है, उस स्पेसिफिक रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड जो ऑफिसर है, उसको तो बाइंड करता है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए वो परसुएसिव वैल्यू होल्ड करता है। यानी ऑफिसर चाहे तो उसको मान के आपको रिलीफ दे सकता है, लेकिन अगर ऑफिसर उसको मानता नहीं है तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल नहीं कर सकते हैं उस ऑफिसर के अगेंस्ट। तो ये है प्रेसिडेंशियल वैल्यू ऑफ अ रिट ऑर्डर। और जीएसटी में मोस्ट यानी ऑलमोस्ट 100% ऑल दी pronouncements are writ orders of honorable high courts. High Court and Supreme Court normally talks about the question of law. JSTAT will be the final fact-finding authority. तो JSTAT के बाद Honorable High Court और Supreme Court question of law के ऊपर ही बात करेंगे मेन। Honorable Supreme Court के पास जब भी कोई एसएलपी जाती है तो वो एक मेजर क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करते हैं। आप सबने सुना होगा एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, मदन लाल चौधरी वाला पीएमएलए, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, जिसमें पीएमएलए की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में भी बात करी थी कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट करने से पहले आपको राइटिंग में देना है या वर्बली बताना। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सवाल डिसाइड किया जिसके वाइडर इंप्लीकेशंस हैं। पीएमएलए के केस में वो फैसला सुनाया गया था और उस फैसले को यूएपीए में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक हाल ही के फैसले में उस आदमी को बेल ग्रांट करी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई ऐसा फैसला है जिसमें उन्होंने वाइडर क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया है, तो दैट विल डेफिनेटली बाइंड दैट ऑफिसर, दैट विल बिकम अ लॉ ऑफ लैंड। अब मैं आपको एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला था ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का इन द केस ऑफ ब्रांडिंग, और इसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने, आप जरा इसको पढ़ें, अगर आपकी, मैं होपफुली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये, क्या आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है फैसला? ब्रांड इक्विटी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। ब्रांड इक्विटी में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये भी एक रिट ऑर्डर था, लेकिन इसमें ऑनरेबल जज जो हमारे थे उनके सामने मल्टीपल ऐसी रिट्स आ रही थी जिसमें एक ही सवाल था, ट्रांजिशनल क्रेडिट को लेके ट्रैन 1 कुछ लोग फाइल नहीं कर पाए थे, उसको लेके ऑनरेबल जज कैटेगोरिकली wrote that judgment and the footnote of the judgment, उन्होंने कहा कि respondents are directed to publicize this judgment widely. It was a writ order. They are directed to publicize this order widely, including by way of publicizing the same on their website, so that others who may not have been able to file Tran 1 till date are permitted to do so on or before 30th of June 2020. If we have these kind of judgments, these kind of orders, wherein the honorable judge is categorically saying that this judgment will affect a lot of registered persons specifically. So these kind of judgments of Honorable Delhi High Court in the case of brand equity, they have wider implications, and if we get these kinds of judgments, we can definitely give to the officers and they will be bound to follow these judgments. Now I am coming to another question, very, very important, very, very pertinent question of section 16, subsection 4. Before 53rd GST Council meeting, there were chaos among the taxpayers as well as professionals. 16(4) के जितने भी शॉकोज नोटिस इशू हुए हैं और ऑलमोस्ट एडजुडिकेट जो हुए हैं, उनमें क्या रिलीफ मिलेगा, कैसे रिलीफ मिलेगा? Honorable Supreme Court in the case of Shanti Motors
SLP अब तो वो इन्फ्रेक्चर्स हो गई है आफ्टर 53rd GST काउंसिल मीटिंग। लेकिन हम इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं समझने की 16.4 बेसिकली क्या बात करता है और किस तरीके से हमें 16.4 को करेक्टली अंडरस्टैंड करना है, ताकि जो आने वाले समय में इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हों। आपकी स्क्रीन पे वर्बेटम है 16.4 का, बेयर एक्ट से मैंने लिया। और 16.4 बात करता है कि a registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the 30th day of November following the end of financial year to which such invoice or debit note pertains. The important word here is pertains, which is highlighted in red color. अगर कोई इनवॉइस किसी फाइनेंशियल ईयर से परटेन करता है, किस फाइनेंशियल ईयर से परटेन कर सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। जब भी हम ऑडिट करते हैं, जब भी ऑफिसर्स भी ऑडिट करते हैं, हम भी ऑडिट करते हैं, तो हमें ये देखना है कि वो इनवॉइस किस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से परटेन करता है। अगर कोई इनवॉइस परटेन करता है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इफ एनी इनवॉइस इज परटेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिलेगा अप टू 30th of November 2024। बट फॉर इंस्टेंस किसी वेंडर ने, किसी सप्लायर ने हमें सर्विसेज दी फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st of January 2024 से लेकर 31st of March 2024, लेकिन वो जो सप्लायर थे उन्होंने इनवॉइस लेट से हमें सबमिट किया, एंड इनवॉइस वाज से सबमिटेड ऑन 30th of June 2024। अकाउंटेंट booked that invoice in books of accounts, but he by mistake forgot to take input tax credit by 30th of November 2024, और उन्होंने क्रेडिट लिया 30th of November 2024 के बाद। Now the important question before all of us is whether input tax credit of this invoice, which is pertaining to 23-24, booked on 30th of June 2024, but input tax credit taken after 30th of November 2024, whether this input tax credit is allowed as per 16.4 or not. Anyone? आप में से कोई मुझे बताएगा कि क्या इस इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे अलाउ होगा या नहीं? सर अलाउ होगा सर। जी सर। फाइनेंशियल ईयर 23-24 input tax credit taken in GSTR 3B post 30th of November 2024, तो उसके बाद भी अलाउ होगा। This is the area where we all need to understand that इनवॉइस किस फाइनेंशियल ईयर से परटेन करता है, वो हमें बड़ा ध्यान से उस बात को देखना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट करेक्टली। Since this invoice is pertaining to the financial year 23-24, its input tax credit could be taken up to 30th of November 2024. The word pertains in section 16 subsection 4 is very, very important for all of us. आप इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवॉइस को देख कर लें। You need to check the details mentioned on the invoice. What is mentioned on the invoice? Invoice clearly says that I belongs to financial year 23-24. My input tax credit can be taken up to 30th of November 2024. So these are the points for those who are practically doing compliances of
देयर क्लाइंट्स, क्योंकि 65 में जब ऑडिट सेलेक्ट होगा तो दे विल सी दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस जहां पे हमें लगेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने ले लिया टाइम से, बट दैट इज प्रैक्टिकली out of the limits of section 16 subsection 4. So this was the very, very important point in section 16 subsection 4. Now another point I would like to highlight before all of you is that 17, 18, 18, 19, 19, 20 due date GST Council has extended up to 30th of November 2021. लेकिन उसके बाद के जो केसेस हैं वहां पे भी हमें ये समझने की जरूरत है, जहां पर भी रिटर्न डिले हुई है कि नेचर ऑफ डिले किस वजह से है, what are the reasons because of which my return was filed late. वो जो reasons हैं we need to find out those reasons और उसकी वर्किंग आपको करनी है कि वो रीजंस आपको वर्कआउट करके रखने हैं कि वो रीजन क्या मेरी रिटर्न डिले हुई है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस ऑफ पोर्टल। तो आपको जरूर वो पोर्टल के जो टेक्निकल ग्लिचेस के उस टाइम स्क्रीनशॉट्स हैं वो अपने आप को अपने पास सेव करके रखने हैं। क्या आपकी जो डिले है वो बिकॉज ऑफ दी एनी मेडिकल एक्सीजेंसीज हुई है, दोज एविडेंसेस यू नीड टू सेव केयरफुली। Whether your return was delayed because of the negligence of the accountant, that too you need to store properly. क्योंकि इसी के हिसाब से आपकी जो रिप्लाई है वो ड्राफ्ट होने वाली है, वो आपका सबमिशंस ऑफिसर के सामने जाने वाला है। अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को हम कंक्लूड करेंगे। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 आपको एक बात जरूर अपने दिमाग में ध्यान रखनी है कि 16(4) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑलमोस्ट ऑल द हाई कोर्ट्स हैव अपहेल्ड। डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था दैट दिस पर्टिकुलर section of the statute is against Article 19, Article 14, Article 300 capital A of the Indian Constitution. We will talk about these articles briefly. 16(4) की constitutional validity upheld हो गई है, and after 53rd GST Council meeting, maybe Honorable Supreme Court may not decide the petition filed in the case of Shanti Motors, क्योंकि वो उनके हिसाब से इन्फ्रेक्चुअस हो गई है, क्योंकि वो जो केस था उसमें मार्च की रिटर्न डिले हुई थी, मार्च 20 की, और मार्च के केस में डिपार्टमेंट ने काउंसिल ने रिलीफ ऑलरेडी दे दिया है। तो नाउ वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली दैट 16(4) will stay for a long time. We all need to be compliant. We all need to be cautious while filing our GST returns in time. अब भी आप 24-25 के compliances करेंगे, आपके सामने एक important टाइम फ्रेम आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 23-24। जो भी लोग compliances के अंदर हैं उन सबको जरूरत है देखने की कि 23-24 के मिसिंग इनवॉइसेस का क्रेडिट 30th of November 2024 से पहले ले लिया जाए। अगर अब आप मिस करेंगे तो शायद आपको अपर लेवल पे भी रिलीफ मिलना डिफिकल्ट होगा। 16(4) में हमारे पास कोई ऐसे फैसले नहीं हैं जो हमारे फेवर में हों, एक्सेप्ट वन डिसीजन ऑफ ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट। तो 16(4) बेसिकली challenged on 3 grounds. 16(4) basically discriminate between two persons. डिस्क्रिमिनेटिंग है कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एक रजिस्टर्ड पर्सन ए है, उनके पास एक इनवॉइस है 23-24 का 1 अप्रैल 2023 का, और उसकी जो ड्यू डेट है क्रेडिट लेने की एज पर 16 सबसेक्शन 4 वो है 30th of November
2024, 1/4/2023 का बिल है और उसकी ड्यू डेट है क्रेडिट लेने की 30 नवंबर 2024। दूसरे व्यक्ति हैं मिस्टर बी, उनके पास एक फाइनेंशियल ईयर 23-24 का 31 मार्च 2024 का बिल है, उसकी ड्यू डेट भी है 30 नवंबर 2024। एक ही फाइनेंशियल ईयर के इनवॉइसेस और क्रेडिट के अंदर लेने के लिए जो टाइम दिया गया है, एक व्यक्ति को दिया गया है पूरे 18 मंथ्स का, दूसरे व्यक्ति को टाइम दिया गया है कम। दूसरे व्यक्ति को अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 8 मंथ्स का। और जो पहले व्यक्ति है जिनके पास 1 अप्रैल का इनवॉइस, उनको 12+8, उनको पूरा 20 मंथ्स का टाइम दिया गया है। सो द सेक्शन इटसेल्फ इज डिस्क्रिमिनेटिंग। और इसका सही सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कोई भी पार्टिसिपेंट मुझे बताएगा कि क्या इस डिस्क्रिमिनेशन को कोई आपके दिमाग में कोई सॉल्यूशन है जिसकी वजह से इसको ठीक किया जा सके? कि आपके पास 1 अप्रैल 2023 का इनवॉइस है, आपको मिलते हैं 20 मंथ्स, और जिसके पास 31 मार्च का इनवॉइस है उनको मिलते हैं 8 मंथ्स। तो आपके हिसाब से इस कानून में जो डिस्क्रिमिनेशन ये जो सेक्शन कर रहा है, इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? या ये आपके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं? सर है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें अपन सर ये कर सकते हैं कि इनवाइट डेट से लिमिटेड टाइम पीरियड दे दें, जैसे 6 मंथ, इनवाइट डेट से 6 मंथ या 12 मंथ, तब जाके ये दोनों के लिए बराबर कंडीशंस में आ जाएगा। उसके लिए फिक्स डेट 30 नवंबर हर किसी को करना, मतलब वही चीज हो गई कि एक को ज्यादा टाइम मिल रहा है, एक को कम टाइम मिल रहा है। सर तो इनवाइट डेट से एक टाइम पीरियड सेट कर दें कि विद इन 6 मंथ 10 मंथ जो भी डिसाइड करें, तो उससे क्या है दोनों के लिए बराबर आ जाएगा सर ये। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। कोई और पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा इसमें? क्या ये इन्होंने जो सुझाव दिया है ये आपको सही लगता है, वर्केबल है? सर सही लगा। ये तो व्यवस्था सर पहले से है ही, ये व्यवस्था तो पहले से है ही, सभी के लिए है, वो तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। रूल 4 ऑफ द सीसीआर रूल्स, आपको क्रेडिट लिंक करना चाहिए द इनवॉइस विद अ स्पेसिफिक, इनवॉइस की डेट से क्रेडिट को लिंक करना चाहिए। 6 months from the date of invoice, 1 year from the date of invoice. This will resolve the discrimination between two persons placed in a similar situation. Otherwise तो ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा। तो ऐसा बदलाव इसमें लगता है कि जरूर या तो काउंसिल सुओ मोटो करेगी या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी पिटिशंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, मे डिसाइड दिस, मे गिव जजमेंट ऑन दिस। अदरवाइज आर्टिकल 300A वेस्टेड राइट है, आर्टिकल 19 बात करता है कि मुझे रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है मेरा बिजनेस और प्रोफेशन करने से। तो 300 कैपिटल A और 19 की बजाय आर्टिकल 14 is strongly violated in case of 16 subsection 4. So here we can see a relief in times to come. Council खुद से इसमें कुछ अमेंडमेंट करे या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड समथिंग ऑन दिस। अब क्वेश्चन ये उठता है जो कि सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब 53rd मीटिंग आने के बाद रिकमेंडेशंस हैं काउंसिल की। काउंसिल की रिकमेंडेशंस हैं, उसकी एक प्रेस रिलीज है, उसके अलावा अभी हमारे पास 16/4 की जो ड्यू डेट इन्होंने एक्सटेंड करने की बात कही है, उसमें कोई एक्ट के अंदर जो चेंज होना है वो नहीं हुआ है, बिकॉज पार्लियामेंट जो हमारा अभी मॉनसून सेशन था उसके बाद अब बजट सेशन आएगा, तब पार्लियामेंट फिर से रिज्यूम करेगा वर्क। आज की डेट में हमारे पास कोई
रिकमेंडेशंस के अलावा कोई एक्ट में बदलाव के कोई नोटिफिकेशंस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में 17, 18, 18, 19 के जितने भी आपके केसेस डिसाइड हुए हैं उन सब की आपको अपील फाइल करनी है। 17, 18 आपने कर दी होगी, 18, 19 के जो अप्रैल में ऑर्डर पास हुए हैं उनकी कुछ ड्यू डेट बाकी है। आप अपना जो सबमिशंस करेंगे 16/4 के जो आपके एडिशंस हुए हैं उसमें आप ये जरूर मेंशन करें कि ऑनरेबल जीएसटी काउंसिल इन 53rd जीएसटी मीटिंग, जीएसटी काउंसिल मीटिंग हैज recommended that the due date for compliance of section 16 subsection 4 for financial year 17-18 to 2021 shall be deemed to be 30th of November 2021. Do mention this. The suitable changes in the acts shall be passed by the parliament and the state legislatures in times to come. You are requested to take this recommendation into consideration while deciding my appeal. और उसके साथ आप बाकी जो भी आर्गुमेंट्स आप कर रहे हैं वो आर्गुमेंट करें। ऑनरेबल जितने भी हमारे अगेंस्ट जो हमारे अगेंस्ट हैं वो बहुत सारे रिट्स हमारे अगेंस्ट है। गोविंदा कंस्ट्रक्शन, जैन ब्रदर्स का रिट है, तिरुमल्ला कोंडा प्लाईवुड, एएलडी ऑटोमोटिव एक्साइज की जजमेंट है। लेकिन अब आपके पास एक सॉलिड ग्राउंड है। आप अपने पेपर बुक के अंदर अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील के अंदर ये जरूर मेंशन करें ये एस्पेक्ट 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग का, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल बिकम द लॉ इन टाइम्स टू कम। और एटलीस्ट अगर कोई अपीलेट अथॉरिटीज को नहीं मानती कि रिकमेंडेशंस हैं, आई एम नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशंस, at least you can make a request to the first appellate authority to keep this appeal into abeyance until the suitable amendments in section 16 subsection 4 are notified by the lawmakers. कई लोगों के मन में सवाल होगा ये 16/4 में जो अमेंडमेंट और जो रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने दी हैं इसका क्या प्रोसेस रहेगा। कई रिकमेंडेशंस क्लैरिफिकेटरी थी, उनके लिए 207 से लेके कई सारे सर्कुलर इन्होंने इशू किए हैं, 16 सर्कुलर्स। लेकिन ये जो स्पेसिफिक अमेंडमेंट है, यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस स्पेसिफिक अमेंडमेंट इन सेक्शन 16/4 will have repercussions to the act also, to the CGST Act and to the SGST Act of your state, MPGST, UPGST। तो सीजीएसटी के लिए हमारा पार्लियामेंट बजट सेशन के अंदर फाइनेंस बिल जो लेके आएगा उसमें प्रपोज करेगा अमेंडमेंट टू द 16 सबसेक्शन 4। दे विल ऐड अ प्रोवाइजो टू इट दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 to 2021 the due date for availment of input tax credit shall be deemed to be 30th of November 2021. Bill will be passed by the parliament and the state legislatures, and then it will go to the honorable president of India. The president of India will sign to it, give assent to it, and then it will become an act. और act के उस particular change को the board has to notify it that this change is applicable from so and so date. उसके बाद तो आपको उसका अपील इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। इन द मीन टाइम जो मैंने आपको सजेस्ट किया आप वो काम करिए, एक लेटर लिखिए अपनी अपीलेट अथॉरिटी को कि जब तक ये नोटिफाई ना हो आप उसको अभी डिसाइड ना करें। तो देयर इज अ चेंज इन द लॉ, चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस। ये एक जजमेंट आप अगर आप जिन लोगों को अपील ड्राफ्ट करनी है, अभी आप ये जजमेंट ये ऑर्डर है, रिट ऑर्डर है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का, आप इस ऑर्डर को भी मेंशन कर सकते हैं
अपने रिटर्न सबमिशंस के अंदर अपने जो आपके ग्राउंड्स होंगे टू चैलेंज दी 16/4, क्योंकि सिमिलर लाइंस पे ऑनरेबल जीएसटी काउंसिल ने भी डिसाइड किया है। अब हम बात करते हैं एक और कंट्रोवर्शियल सेक्शन है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के क्लोज सी के बारे में। आप सबने इस सेक्शन के रिपरकशंस को कभी ना कभी किसी ऑफिसर के सामने फेस किया होगा, डे एंड डे आउट, डेली लाइफ में हमारे को ये हिट करता है। तो हम आज कोशिश करते हैं अगले 5 से 10 मिनट में इसको समझने की, ये सेक्शन है क्या और किस तरीके से सेक्शन हमें हिट करता है, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, लूपहोल्स हैं, जिनको हम अपना जब अपील बनाते हैं या रिप्लाई देते हैं प्रॉपर ऑफिसर को, तो हम उसको किस तरीके से कोट करें। 16(2)(c) बात करता है subject to the provisions of section 41, very important. This section is subject to the provisions of section 41. We will read 41 also. The tax charged in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of the said supply. सरकार ये कह रही है, एक्ट ये कह रहा है, पार्लियामेंट ये कह रहा है कि आपको किसी भी सप्लाई के अगेंस्ट जो आपने सप्लाई ली है उसमें जो भी टैक्स आपसे चार्ज किया आपके सप्लायर ने, आप रेसिपिएंट हैं, आपका सप्लायर आपसे टैक्स चार्ज कर रहा है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तब मिलेगा जब वो टैक्स जो आपने अपने सप्लायर को दिया है, the supplier has actually paid this tax to the government. Your credit is subject to payment by someone else. My supplier is my agent. Supplier is the agent between me and the government. I am giving tax to my supplier that you please pay this tax to the government of India or government of Uttar Pradesh. But if that agent defaults, if that agent does not pay, retains the tax in his bank account, my credit will become difficult. I will have to face that difficulty. And this has been upheld by some courts. In GST also, it is under challenge before various honorable high courts. आप सबने किया होगा, वैट के अंदर भी एक सिमिलर सेक्शंस थे ऑलमोस्ट हर स्टेट में। अगर मैं स्टेट ऑफ दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन था 9(2)(g, कर्नाटक में भी एक सेक्शन था, महाराष्ट्र में भी ऐसा एक सेक्शन था और कोर्ट्स के पास उसके मसले गए। मैं अभी बात करूंगा कि कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जो हमारे फेवर में हैं। लेकिन जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में 16(2)(c सब्जेक्ट टू सेक्शन 41। अगर आप 41 को पढ़ेंगे तो 41 के अंदर अमेंडमेंट की गई और वो इफेक्टिव की गई फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। 16(2)(c was implemented and enforced from 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी आया। लेकिन जिस सेक्शन का रेफरेंस था 16(2)(c में, वो सेक्शन को इफेक्टिवली अमेंड किया गया एक प्रोस्पेक्टिव डेट से, एंड दैट डेट वाज 1 अक्टूबर 2022। और 41 क्या बात करता है? 41 कहता है कि आपका जो क्रेडिट है वो सब्जेक्ट टू द काउंटर पार्टी की पेमेंट है। अगर आप काउंटर पार्टी आपकी पेमेंट नहीं करेगी, यानी आपका सप्लायर अगर पेमेंट नहीं करेगा, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है। 16(2)(c is not saying that you have to reverse. 16(2) is saying that it is subject to 41, and 41 was amended from 1 October 2022, और उसमें कहा गया कि आपका क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे रिवर्स करना पड़ेगा, कब रिवर्स करना पड़ेगा, कब रिक्लेम करना पड़ेगा, दैट वाज ऑल
prescribed in Rule 37 capital A. So please understand there is a chain. On the first, you have 16(2)(c), which was enforced from 1st of July 2017. Then you have section 41, which was amended from 1st of October 2022. And third, below 41, you have a rule called Rule number 37 capital A, which was enforced. Again, section 37 capital A is a subordinate rule. एक सेकंड आप ये फैन बंद करोगे आप एक बार, कुछ साउंड की प्रॉब्लम है। एक मिनट, हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। Now it is clear. Am I audible now? जी सर, वेरी वेरी अब ठीक है आवाज? अब बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा? नहीं सर, अब नहीं, बहुत साफ आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक क्रोनोलॉजी आपको बताई है, और ये आप जरूर इसको ध्यान में रखें, इसको नोट डाउन करें, क्योंकि आपको 16(2)(c) को काफी लंबे समय तक फेस करना है जीएसटी में। 16(2)(c) का जब भी आप रिप्लाई करें, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको नोटिस मैक्सिमम आईटीसी के 16(2)(c) पर ही आने वाले हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी आप कोई नोटिस देखें तो उसमें आपको मोस्टली 16(2)(c) का ही हवाला मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड दे विल से that since tax has not been paid on this transaction, I propose to disallow input tax credit to you. And under which section of the statute you are disallowing it? You are disallowing under section 16(2)(c. और 16(2)(c) में टेक्निकल प्रॉब्लम है, that technical problem I'm going to explain you. जिस सेक्शन का रेफरेंस है 16(2)(c) में, जिस वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 41, और 41 का जो सबऑर्डिनेट रूल है 37A। अब तीनों की एनफोर्समेंट डेट देखिए, एक लगता है 1/7/17 से, दूसरा लगता है 1/10/2022 से, और तीसरा लगता है 26 दिसंबर 2022। आपके पास 26 दिसंबर 2022 से पहले कोई मैकेनिज्म ही नहीं था कि मैं अगर रिवर्स करूंगा तो कब तक रिवर्स करूंगा, और रिवर्स करने के बाद रिक्लेम कैसे करूंगा। और जब आपके पास मैकेनिज्म ही नहीं है तो टेक्निकली आपका मशीनरी प्रोविजन फेल होता है। द इम्पोर्टेंट, द फेमस लीगल मैगजीन लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया clearly attracted in case of 16(2)(c. I was not given the mechanism. आप सब इसको पढ़ें, प्लीज पढ़ें इसको, क्योंकि वाइडर इंप्लीकेशंस हैं। आप रूल 37 कैपिटल ए को भी पढ़ें, सेक्शन 41 को भी पढ़ें, और 16(2)(c) को भी पढ़ें जब वेबिनार एंड होगा उसके बाद, जब आपको समय मिले, और इस क्रोनोलॉजी को भी समझें। और जरूर अपने रिटर्न सबमिशंस में रिप्लाई टू द प्रॉपर ऑफिसर और यू आर फाइलिंग अपील बिफोर द ऑनरेबल फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, इस चीज को जरूर मेंशन करें। एटलीस्ट अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अप्रिशिएट नहीं करी तो ट्राइब्यूनल विल डेफिनेटली कंसीडर योर सबमिशंस।
that there was a complete failure. There was a different date for the implementation of law. तो ये 16/2 का एक ब्रीफ बैकग्राउंड था। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज आपको क्या समझनी है, एक मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया सॉलिड कि आपको 16(2)C को कैसे चैलेंज करना है। दूसरा मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली, आप ये चीज बताएं ऑफिसर्स को और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने अपने किसी सप्लायर का जीएसटी नंबर उठाया और जीएसटी नंबर उठा के मैंने देखा कि क्या मैं ये चेक कर सकता हूं कि मेरे सप्लायर ने जीएसटी जमा किया उस इनवॉइस पे जो मुझे दिया या नहीं दिया। मेरे पास एक इनवॉइस था मेरे सप्लायर का, इनवॉइस नंबर 1 ऑफ अप्रैल 2024। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का इनवॉइस था, 18% जीएसटी था। सरकार के सेक्शन 16(2)C को देखते हुए मैंने चाहा कि मैं ये चेक कर लूं जरा कि मेरे सप्लायर ने इस इनवॉइस पे सरकार को एक्चुअल में टैक्स दिया या नहीं दिया। आपके सामने स्क्रीनशॉट है। इस स्क्रीनशॉट को देख के किसी भी पार्टिसिपेंट को क्या लगता है कि क्या मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, क्या मैं बियॉन्ड डाउट से प्रूव कर सकता हूं कि मेरे इस सप्लायर ने मेरी इस इनवॉइस के अगेंस्ट सरकार को टैक्स दे दिया या नहीं दे दिया? कोई भी प्लीज बताएं मुझे। नो सर। कोई और जन, कोई और पार्टिसिपेंट? नहीं सर, इससे तो पता नहीं लग रहा। कैसे आपको लगता है? कोई और तरीका है आपके पास अवेलेबल है, कोई मैकेनिज्म? बट सर हमको तो यही देखना है ना, हमारा ड्यूटी तो यही देखना है। क्या ये देखने से आप कह सकते हो कि आपके सप्लायर ने टैक्स जमा कर दिया? वो हम कैसे कह सकते, लेकिन हमारा ड्यूटी तो यही है ना, कॉमन मैन तो यही देखता है। हाँ सर ओनली फॉर 2B। क्या 2B में आ गया तो ये मैं सिद्ध हो सकता है कि उसने जमा कर दिया टैक्स? नहीं 3B भरा है, 3B भरा है एंड 2B में है, बस कॉमन मैन को वही देखना है। क्या 3B उसने फाइल कर दी? अब आपको यहां से दिखता फाइल कर दी, क्या हाँ। 3B फाइल कर दी तो क्या उससे सिद्ध हो जाएगा कि उसने जमा कर दिया टैक्स? नो सर, क्योंकि उसमें डिटेल्स नहीं आती है 3B में कितना उसने लिया टैक्स। यही बात हमें कहनी है कि आपने हमें कोई मैकेनिज्म ही नहीं दिया। हाँ। You have Mechanism failed is to not provide us the mechanism. Government has not provided mechanism. Full 3B हम देख ही नहीं सकते हैं। हाँ, तो how can you cast me a responsibility which is otherwise impossible to perform? Yes sir, yes sir. So this has to be mentioned in the grounds of our appeal to the reply to the proper officer, that without mechanism I cannot ensure that my supplier has paid taxes to the government. I have 2B. I have checked it. The invoice is there in the 2B. He has filed GST or 3B return. What else I can see? What else I can check? I don't have any remedy available with me. Therefore, it is a complete collapse, complete failure of the machinery provisions in GST law, and specifically 16(2)C of the CGST/UPGST/MPGST Act. ये 4 जजमेंट आप जरूर पढ़ें। जो भी सीरियसली जीएसटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये 4 जजमेंट आप जरूर पढ़ें। और स्पेशली ये ई-कॉम गिल कॉफी की जो जजमेंट है, ये आपके अगेंस्ट जितने भी ऑर्डर पास होंगे उसमें आपको मिलेगी। अराइज इंडिया लिमिटेड, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, authored by Justice Muralidhar. Very, very important judgment. Perimeteria to section 9(2)G of the VAT Act, Delhi VAT Act, which is completely perimeteria to the 16(2)C of the GST Act. Very, very important judgment. Honorable Delhi High Court categorically said that if there is no collusion between the buyer and the supplier, you cannot punish the buyer. He has no remedy available.
He has no mechanism available to check whether the supplier has paid taxes. DY Bethel, Madras High Court. Similar. The only judgment against in the Maharashtra VAT was Mahalakshmi Cotton Mills. आप इसको भी पढ़ें, इसमें क्या कहा है ऑनरेबल जजेस ने। ई कॉम गिल कॉफी की जजमेंट आप जब पढ़ेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आपको अपने फेवर में भी इसमें कुछ चीजें मिलेंगी जिसको आप अपनी प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज इन डिटेल discussed the input tax credit, discussed the nuances of section 16(2)(c), you can say directly or indirectly, because Karnataka VAT में भी similar section था। GST एक सेल्फ असेसमेंट रेजीम है। सरकार आपने जो कहा उस पर भरोसा करती है। ऑफिसर को अगर कुछ लगता है मैंने गलत कहा है तो ऑफिसर को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने गलत किया है। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका अपवाद है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के केस में जो प्रूव करना है, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है। आपको प्रूव करना है कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ठीक है। तो जब आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो इस जजमेंट के अंदर फाइन प्रिंट्स हैं। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि ये डॉक्यूमेंट आप हमें दिखाइए। ये जो केस था कर्नाटका वैट का जो ट्रेवल टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो पार्टी थी एसएलपी पे, दे वर शोइंग ओनली 2 डॉक्यूमेंट, इनवॉइस एंड द पेमेंट। Then the Honorable Supreme Court asked them that please give us some other documents except the invoice and the payment ledger. Do you have the weighing slips? Do you have the copies of GR? The transport documents, they could not furnish any document. So therefore their input tax credit was disallowed. But अब जब जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको ऐसी कुछ चीजें जरूर मिलेंगी जो आप अपने फेवर में या तो अपने सबमिशंस में दे सकते हैं। कुछ पैरा जिसको ऐसे मिलेंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना डिफेंड कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लगा के अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट डिफेंड कर सकते हैं। तो ये 16(2)(c) की कंट्रोवर्सी है। एक इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू जीएसटी में आ रहा है मिसमैच का। आप सब लोग फेस कर रहे होंगे। एवरी डे यू मस्ट बी फेसिंग दिस mismatch issue between 2A, 3B. Now I'm talking in detail about this in next 2-3 minutes. मिसमैच के जितने भी केसेस हैं आप ये ध्यान रखें इस बात को कि मिसमैच का जो कानून है उसको जरा समझने की हमें आवश्यकता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 से 2019 के जनवरी के आसपास तक हमारे पास पोर्टल पर भी कोई जीएसटी या 2A नाम का फॉर्म नहीं था। आप समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप 2017 एक साथ 2017 से कानून लाते हैं, पोर्टल के ऊपर कोई जीएसटी 2A नाम का फॉर्म 17, 18, 18, 19, 19, 20, 19 में, हाँ 19 में, 19 तक आपके पास जीएसटी 2A नाम का कोई फॉर्म ही नहीं था। 9/10/2019 से आप एक रूल लेके आते हैं, रूल 36 सब रूल 4, यानी 8/10/2019 तक आपके पास कोई रूल ही नहीं था। 1 जनवरी 2022 को आप कानून में बदलाव लाते हैं और एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, सेक्शन 16(2)AA, यानी 31 दिसंबर 2021 तक तो आपके पास एक्ट में ही कोई सेक्शन नहीं था जो इन प्रोविजंस को, मिसमैच के प्रोविजंस को गवर्न करे। आप मुझे 17-18 का नोटिस भेजते हैं कि आपके 2A और 3B में मिसमैच है, लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि आपके पास क्या फॉर्म था? 2A तो फॉर्म ही नहीं था 17-18 में, मैं देखता कैसे
2A को देख ही नहीं सकता, तो मैं उसको इंश्योर कैसे करूंगा कि 3B के साथ वो मैच करता है या नहीं करता है। 18-19 के अंदर मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में मेरे पास GST 2A नाम का फॉर्म नहीं था। आप बिना रूल, बिना एक्ट किस तरीके का सिस्टम चला रहे हैं, आपको आइडिया लग गया होगा कि 2A 3B की डिमांड कंप्लीटली लीगल है इन फाइनेंशियल ईयर 17, 18 एंड 18, 19। 1920 में भी आप अगर रूल लाए हैं तो आपके पास उसका पेरेंट एक्ट के अंदर प्रोविजन होना चाहिए। 36(4) को पावर कहां से मिली? 36(4) को पावर तो मिली 16(2) से, जो कि आया है 1 जनवरी 2022 से। बच्चा पहले पैदा हुआ, मां बाप बाद में आए। दिस कैन नॉट बी द लॉ। डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने इसको, दे हैव गिवन देयर जजमेंट ऑन दिस, रूलिंग ऑफ दिस। आपने सर्कुलर इंट्रोड्यूस कर दिया 183/15, लेकिन कानून की ये जो मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई, प्लीज आप इसको मेंशन करें। आप इस डिमांड के साथ कंप्लीटली एग्री ना करें, आपको एग्री करना ही नहीं है। ये डिमांड ही, द डिमांड इज नॉट विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ। जब प्रोविजन ही नहीं है रूल और एक्ट में, तो किस बात का शो कॉज नोटिस, किस बात की डिमांड? दैट वी हैव टू मेंशन इन आवर सबमिशंस। सबसे पहले आप इसको ऑब्जेक्ट करिए। आपको 18-19 की अपील फाइल करनी है, 19-20 की भी अपील फाइल करनी है, तो आप इन पॉइंट्स को जरूर आर्ग्यू करें, जरूर मेंशन करें। एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इनका सिस्टमैटिक फेलियर कैसे रहा जीएसटी में। आपने जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, जब जीएसटी आप लेकर आए थे, जीएसटी 1/7/17 से आपने लागू किया, आपने हमें सपने दिखाए कि हम जीएसटी में 3 फॉर्म लेके आएंगे, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3। क्या आपको GSTR 2 देखने को मिला कभी? क्या किसी ने GSTR 2 देखा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं। कभी GSTR 3 आया? नो। आपने फॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं किए और आप ये नोटिफिकेशन देखें, आप उसको बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं। The government on record says that GSTR 2 has not been notified till date, and the time limit for furnishing returns under section 38(2), 38(1) has been time to time suspended by issuing following notifications. You are saying on record that we could not introduce GSTR 2, GSTR 3 forms, and you are asking now to me after 6 years, 5 years, that you have to pay because of the mismatch between GSTR 2A, which was not a form at all, and GSTR 3B. Please quote these issues in your written submissions. They will definitely help you out. There are various cases of Honorable High Court and the Supreme Court. You can mention one of very important judgment of Honorable Supreme Court. इसका एक आपको specific पैरा आपको पढ़ना पड़ेगा. Honorable Supreme Court in the case of Union of India versus Bharti Airtel Limited, the citation is given that the GSTR 2A form was just a facilitation. It was not a statutory form. It was given as a facilitation to the taxpayers कि बस उसका क्रेडिट उसमें आया, और स्पेसिफिकली
अगर मेरे पास कोई इनवॉइस मिस हो गया और वो वहां पे 2A में दिख रहा है तो एटलीस्ट आई कैन टॉक टू माय सप्लायर और वो इनवॉइस ट्रैक करके मैं उसका ITC ले लूं. One writ order of Honorable Kerala High Court in the case of DIA agencies. Honorable High Court has clearly held कि ये 2A का जो सिस्टम था, ये कंप्लीट फेलियर सिस्टम था. इट इज नॉट एट ऑल वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ. तो ये GSTR 2A का वर्सेस 3B का काउंटर आपके सबमिशंस थे. अब मैं आपको एक टॉपिक आपको बताना चाहता हूं जो आपको काम आएगा. जो सर्कुलर इश्यू होते हैं उनका क्या बाइंडिंग इफेक्ट होता है. सर्कुलर दो तरीके के हो सकते हैं. एक सर्कुलर मेरे फेवर में है, एक सर्कुलर मेरे अगेंस्ट है. जो आपके फेवर में सर्कुलर होता है वो बाइंडिंग होता है हर ऑफिसर के ऊपर डिपार्टमेंट के. डिपार्टमेंट उस सर्कुलर का बेनिफिट देने से आपको मना नहीं कर सकता है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन केस ऑफ नवनीत लाल सी जावेरी. अगर कोई सर्कुलर आपके अगेंस्ट है तो आप उसको काटा मार दें, वो आपको उस सर्कुलर से आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता. इवन यू कैन चैलेंज द validity of that circular before Honorable High Court that this circular is not within the four corners of law. लेकिन अगर आपके अगेंस्ट, आपके फेवर में कोई सर्कुलर है तो डेफिनेटली दैट सर्कुलर विल हेल्प यू आउट. यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट सर्कुलर. तो फ्रेंड्स, ये कुछ बर्निंग इश्यूज थे GST में जिनको लेके काफी ज्यादा लिटिगेशन चल रहा है. एंड आई ट्राइड टू समराइज दीज इश्यूज इन द टाइम फ्रेम गिवन टू मी. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर पेशेंस हियरिंग. थैंक यू वेरी मच. किसी भाई को सवाल हो तो सर पूछ ले सर से. हाँ सर, कोई सवाल? नमस्कार. नमस्कार. सर, मैं ये कह रहा था कि 16(4) हमसे कह रहा कि अगर हमारे पास कोई इनवाइस है और वो हमसे छूट गई है उसकी ITC लेने को, तो हम 30 नवंबर तक, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक ITC क्लेम कर लें. ठीक सर, है ना सर? हाँ, बिल्कुल. अब 16(2) हमसे कह रहा है सर, 16(2) हमसे कह रहा है कि जब वो इनवाइस रिफ्लेक्ट करे तब हम ITC लें. ठीक सर? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास मार्च 24 की एक इनवाइस है. ठीक है सर? मेरे पास मार्च 24 की इनवाइस है, पर वो मेरे 2B में मार्च में नहीं आई. ठीक है सर? मैंने ITC क्लेम नहीं करी क्योंकि वो 2B में नहीं आ रही. इनवाइस तो है मेरे पास. हमारे सप्लायर को जब हमने बोला कि आपकी इनवाइस शो नहीं कर रही है, प्लीज इसको डाल दें, तो उसने क्या करा, वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता था और उसने दिसंबर वाली जो आई, नेक्स्ट 24 वाली रिटर्न दिसंबर क्वार्टर की, उसमें उसको डाला इनवाइस को, और वो 14 जनवरी को मेरे 2B में शो करी. ठीक है सर? तो मेरा जो 30/11 का टाइम पीरियड था वो पास ऑन हो गया सर मेरे से. ठीक है, हो ही जाएगा सर, क्योंकि आप मुझे से दोनों चीजें कह रहे हो. या तो आप 30/11 तक ले लो, 30/11 तक मैं ले नहीं सकता क्योंकि 2B में नहीं आ रहा, और 2B में कब आ रहा, वो 14 जनवरी को. तो वो क्या करता है कि उठा के इनएलिजिबल ITC 16(4) में नीचे मेंशन करके हमें डिसअलाउ कर देता. तो अब ये दोनों सेक्शन कैसे वर्क कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. मैं क्या करूं उस केस में? एक आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूं इसका. जी सर. देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर एग्जांपल आपने मार्च में लिया, अवेल किया, और उसको मार्च की रिटर्न में आप रिवर्स कर दीजिए. आप अवेल कीजिए, आप अवेल कीजिए उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को और उसको रिवर्स कर दीजिए. जी. आपने एक बार अवेल कर लिया टाइम लिमिट में, उसके बाद आपने रिवर्स उसको कर दिया, तो उसको रिक्लेम करने पर 16(4) नहीं लगता. आपको प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन. लॉ के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन अगर आप लेके उसको रिवर्स करेंगे तो 16(4) की टाइम लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी.
प्रैक्टिकली लेकिन सर आप इसका सॉल्यूशन करें, लेकिन जो हमने लेके रिवर्सल करा वो टेम्पररी रिवर्सल में चला गया सर, वो वहां पे अब एक जो लेजर और आने लगा है ना सर, वहां पे शो करेगा कि ये टेम्पररी है आईटीसी। इसको मैं ठीक रिक्लेम है, करूंगा जब वो आ जाएगा। आगे रिक्लेम, तो रिक्लेम जब हम करेंगे सर वहां पे, तो जब वो जनवरी 14 में आएगा ना, 24 में आएगा जब वो इनवाइस, जी सर, तो वहां पे तो वो उसको अलग से हटा के ही दिखाता है ना सर, उसको कंसीडर कहाँ करने दे रहा सर। फिर हम अपने आप ही रिक्लेम कर लें कि आ गया है, लेकिन ये हमारे जो 16(4) में इनएलिजिबल बता रहा, वो बताने दीजिए, आपका कहना ये है वो बताने दीजिए, लेकिन हम वहां पे ऐड कर लें उसको। Practically, I am within the four corners of law. Practically, I am within the four corners of law because statute specifically says कि रिवर्सल के बाद रिक्लेम के ऊपर आपको टाइम लिमिट नहीं लगती। लेकिन सर यहाँ पे जब वो जो हम क्लेम कर रहे हैं ना सर, जब मार्च में हम क्लेम कर रहे हैं तो वहां पे 2B से एक्सेस आईटीसी क्लेम में हमें ले जाएगा। रिवर्सल हमने ठीक कर दिया वहां पे, और वो भी आपने ये बोला कि हम ये कहेंगे कि हमारा टेम्पररी रिवर्सल में गया, जबकि वो इनवाइस, जो इनवाइस हमारे पास अवेलेबल होता 2B में, वो अगर हम डालते कि हम ये फर्दर इसलिए करेंगे कि इसकी कंडीशन हम सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो हम रिक्लेम करेंगे, जैसे 180 डेज की कंडीशंस हैं या और एक आध कोई कंडीशंस होती है। वहां तो ठीक है कि वो 2B में आ रहा था इसलिए आपने उसको डाल दिया, पर यहाँ तो 2B में नहीं आ रहा, तो वो रेड मार्क करेगा ना सर यहाँ पे, तब फिर हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी कि नहीं साहब इनवाइस तो है हमारे पास। आपको ना इसको थोड़ा सा स्ट्रांगली आपको इसको डिफेंड करना पड़ेगा। नहीं तो सर ये तो गलत, यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि लॉ इज डेफिनेटली नॉट, नहीं, ये तो मतलब डबल बर्डन, मतलब इस टाइप से प्रोविजन आपने डाल दिया है। Practically, you are absolutely right. This is a pertinent issue. Practically, you are right. ठीक सर। कुलदीप सोनी जी, एक क्वेश्चन और पूछ लूं सर। आप सदन जी सर, एक क्वेश्चन और, अच्छा आप ना 1-to-1 पूछ लेना, आप मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना, 1-to-1 वी कैन डिस्कस, बाकी सब लोग भी पूछ लें। कुलदीप सोनी जी, कुलदीप सोनी जी आपने कोई सवाल पूछना है जी? कुलदीप सोनी जी आपने कोई सवाल पूछना है? नहीं सर, R1 और 3 का नहीं, आपने अनम्यूट किया है, कोई सवाल पूछना है आपको? नहीं सर। ठीक सर। अजय बोथरा साहब। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। ये मेरा आपने नंबर भी कहा डाल रहा हूं, क्लेम ले लो, बाद में रिवर्स कर दो। मैं जितने दिन लेट रिवर्स करूंगा तो क्या उसका इंटरेस्ट लगेगा? दोबारा पूछिए, आप एक बार सवाल दोबारा पूछिए। मैंने आईटीसी क्लेम ले लिया, हाँ, अब मैं उसको रिवर्स किया 15 दिन 20 दिन के बाद, ठीक है, तो ये 15 दिन 20 दिन जो मैंने आईटीसी यूज की, उस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा? देखिए आपका जो सवाल है इसका आंसर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में है। अगर आप कोई क्रेडिट आपने अवेल प्लस यूटिलाइज किया, अवेलमेंट प्लस यूटिलाइजेशन, अगर आप खाली अवेलमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अवेलमेंट प्लस यूटिलाइजेशन अगर आप करते हैं तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो सर का वही तो क्वेश्चन था। हाँ, ललित जी का वही क्वेश्चन था। नहीं, उनका क्वेश्चन डिफरेंट था, उनका इससे रिलेटेड नहीं था। उनको तो हमने ये सलाह दी है कि आप उसको यूटिलाइज ही मत करिए, उसको रिवर्स कर दीजिए। अगर आप वही बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल अभी एक फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सफारी रिट्रीट का, और सफारी रिट्रीट में ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि जो ये मॉल बनाते हैं तो इनको जो सिविल कंस्ट्रक्शन है उसका आईटीसी मिलेगा अगर ये रेंटिंग करते हैं, सेल नहीं करते, उसको लेट आउट करते हैं। तो ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा टू द एक्सटेंट अगर वो सिविल कंस्ट्रक्शन का आईटीसी यूज हो रहा है फॉर द रेंटिंग पर्पसेस, यानी मैं मॉल बना के उसको लेट आउट कर रहा हूं, तो वो आईटीसी मुझे मिल जाएगा। 17(5) COD टू दैट एक्सटेंट आर बैड इन लॉ, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप मुझे बताइए क्या करेंगे? मैं बहुत बड़ा मॉल बना रहा हूं, उसमें 100 करोड़ का आईटीसी इन्वॉल्व है, ओडिशा हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में फैसला दिया, डिपार्टमेंट वेंट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो अगर मैं उस आईटीसी को अवेल करके रिवर्स कर देता हूं और वेट करता हूं
द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे ही मैंने आईटीसी लिया और उसको नीचे रिवर्स कर दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन द सेम रिटर्न, ऊपर लिया नीचे रिवर्स किया, तो इफेक्टिवली आई हैव अवेल्ड द क्रेडिट बट आई हैव नॉट यूटिलाइज्ड इट। 53 says if you avail and utilize then only interest is applicable। आप अवेल करके छोड़ दीजिए, इंटरेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। वी आर सेइंग कि अवेल भी करिए, आप उसको कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि अगर बाई मिस्टेक आपने यूटिलाइज कर लिया तो ब्याज पड़ जाएगा। आप सेफर साइड पे अवेल करिए, नीचे उसको रिवर्स कर दीजिए, और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा आपके फेवर में आ गया, आप उसको रिक्लेम कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम टू इट। व्हाई आई एम सेइंग टू रिवर्स, बिकॉज आप बाई मिस्टेकनली उसको अगर यूटिलाइज कर गए तो then it may have complication of section 50 subsection 3 of interest। that was my precise submission। थैंक यू सर। रुपेंद्र तंड जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। सर जो मेरा क्वेरी है, अभी वो नोटिफिकेशन तो नहीं इशू हुई, जो अभी मीटिंग में कहा था कि इफ टैक्स पेयर पेड दी डिमांड बिफोर 25 मार्च 25 तो उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ हो जाएगी, डिमांड पे कर देगा, जो अभी इसने कहा था। अब मेरा इसमें प्रायर क्वेरी ये है कि मेरे केस में क्या हुआ, डिमांड पहले पे थी, इंटरेस्ट पे नहीं हुआ पहले ही, लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी 3B। तो हैफ्टी डिमांड है, वो भी डिमांड काफी हैफ्टी है, उसने पेनल्टी लगा दी, वो गलत लगा दी, उसने पूरी डिमांड पर पेनल्टी लगा दी। पहले तो ये एक क्वेरी तो इसमें ये बनती है कि डिमांड मेरी 5 CR की थी, वो मैं डिमांड नहीं थी, वो 3B लेट फाइल की थी, 5 CR का टैक्स था, हमने 5 CR भर के 3B भर दी। अब असेसमेंट होगी, ASMT 10 आया, फिर DRC 01 आया, तो उसमें अराउंड 21 लाख का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पोर्शन है, वो जमा नहीं कराया था, शुरू में नहीं जमा कराया। दे आर कंपेलिंग मी टू डिपॉजिटेड टैक्स। मैं वो राजमल गुजरात हाई कोर्ट की, गुजरात की कोई जजमेंट थी, उसके बेस पे मैंने चैलेंज किया था। इन द ल्यू दे हैव चार्ज पेनल्टी नॉट ऑन द इंटरेस्ट पार्ट, उन्होंने वो टैक्स के ऊपर पेनल्टी 5 CR के ऊपर पेनल्टी चार्ज कर दी। तो हालांकि पेनल्टी तो पहले ही पे कर चुका था, ASMT 10 क्या, मैं तो उसी टाइम पे कर चुका था जब 2017-18 की रिटर्न लेट हुई, तभी पे कर चुका था। एक तो पेनल्टी वाला इशू आ गया। अब ये बताइए कि अब जो ये गवर्नमेंट ने थोड़ी डिस्कशन की है, तो वो है तो 73 में ही मेरा जो DRC 01 के अगेंस्ट हुआ है, तो मेरे अब मुझे कोई इंटरेस्ट जमा कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? क्या अपील में जाने की जरूरत है? अपील में चलो चले ही जाएंगे, तो आपके हिसाब से क्या मेरी डिमांड तो पहले ही पेड है, इंटरेस्ट पेनल्टी रह गया DRC 01 में ऑर्डर के लिए। तो इस हिसाब से अगर मैं उसको मतलब लेमैन से सोचूं तो मेरी तो बनती नहीं कोई जमा कराने वाली डिमांड। देखिए आपको ना, देखो अगर आपका एडजुडिकेट हो गया, DRC 7 इशू हो गया। हाँ जी हो गया, DRC 7 आपका इशू हो चुका है फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 यू आर टॉकिंग अबाउट। या सर, नहीं 18-19। अच्छा 18-19। अपील का टाइम है आपके पास? अभी अपील का टाइम है मेरे पास, अपील का टाइम है आपके पास, है ना? उसमें मेजर, इसमें एक ऐड कर देता हूँ, उसमें मान लो 10 पॉइंट थे, 10 पॉइंट में उन्होंने और डिमांड भी, ये मैच है, मिस मैच है, वो हर पॉइंट को मेरे सेटिस्फाई हो गए। इंटरेस्ट पोर्शन ऑब्वियस है कि इंटरेस्ट मैंने लेट पेमेंट की थी, इंटरेस्ट उस बनता है अभी तक। और पेनल्टी वाला थोड़ा सा मेरे लिए डाउटफुल है कि उन्होंने पेनल्टी उस अमाउंट पर क्यों लगा दी, एक तो ये इशू था। इंटरेस्ट पोर्शन बनता है, पर अब ये नोटिफिकेशन जो अगर आ गई, कभी भी आएगी, तो मेरी डिमांड तो ऑलरेडी पेड है, 2025 से पहले ही पेड है, तो मेरा इंटरेस्ट मुझे जमा कराने की जरूरत। इसमें ना मैं आपको बताऊं, एमनेस्टी स्कीम आएगी। हाँ जी, और एमनेस्टी स्कीम विल कम फॉर द ऑर्डर्स which are adjudicated under section 73। ठीक है जी, ये उसी में वही है। The word adjudicated means the DRC 7 has been passed। बिल्कुल सर। Now you can wait for the amnesty scheme, or the second option we have an option to file the appeal। ओके सर। आप अपील भी अगर फाइल करते हैं तो अभी ऐसा लगता है 99% आप
अगर डिमांड पे कर चुके हैं तो आप उससे बच के बाहर आ जाएंगे, आप उस एमनेस्टी स्कीम को एक्सरसाइज कर लेंगे क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डिस्चार्ज द टैक्स पोर्शन। क्योंकि अभी हमारे पास ना एमनेस्टी स्कीम के फाइन प्रिंट्स नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जब तक एमनेस्टी स्कीम के फाइन प्रिंट्स नहीं आएंगे, मैं अपील का टाइम खोना नहीं चाहता। आप कभी भी अपील विड्रॉ कर सकते हैं, एमनेस्टी स्कीम में होता है हर बार, आपने देखा होगा पास्ट में भी। एमनेस्टी स्कीम आती है इसलिए कि लिटिगेशन कम करना है, जिन लोगों को टैक्स है टैक्स आप पे करो और बाहर जाओ, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपकी माफ है। और order in your case is passed under section 73 amount is large। तो आप अपील फाइल करके एमनेस्टी का वेट करिए, अपीलेट अथॉरिटी भी उसको छोड़ देगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी अपील को कल को, या फिर आप अपनी अपील विड्रॉ करके एमनेस्टी में जा सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ, इसमें प्रायर तो हमें कुछ जमा कराना नहीं क्योंकि पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड है, 100% और पेड सर जो मेरा जो सेकंड वाला पॉइंट था कि उसने जो पेनल्टी इनिशिएट की वो उसने टैक्स पोर्शन पर कर दी, हालांकि मेरा टैक्स तो था ही नहीं। वो 30 डेज से पहले अगर वो भी हम डीआरसी AS 7010 का DRC 01 को भी देखें, इफ टैक्स पेड विद इन 30 डेज तो पेनल्टी लगेगी ही नहीं। तो then why he has that point we have to agitate before the honorable first appellate authority। लेकिन आप समझिए बात को कि जब वो पेनल्टी माफी हो गई है तो फिर the question does not arise, we can agitate also कि the penalty is not applicable, the government is saying we have already given the amnesty scheme the penalty, otherwise if he has imposed otherwise it is not applicable। If you have complied the conditions, you have paid tax before the issuance of the show cause notice, the question does not arise for the penalty, he has incorrectly levied penalty upon you। सर एक इशू जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड था, मतलब आप एक काम करिए, मेरा ना नंबर है इस पे स्क्रीन पे, माय नंबर इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्क्रीन, वी कैन डिस्कस 1-to-1। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है। शैलजा मैडम, शैलजा जी, शैलजा मैडम अपना अनम्यूट किया हुआ था। आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, वी कैन डिस्कस। शैलजा मोहन मैडम, you can WhatsApp me your query, my number is given on the screen 9953236278। we can have a one discussion on any issue। हेलो जी मैडम। वैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी एक पार्टी का केस था, उसमें हमने अप्रैल में आईटीसी ज्यादा अवेल कर ली और मई में हमने उसको रिवर्स कर दिया। 18-19 में उन्होंने हमें नोटिस दिया, हमने नोटिस का जवाब दे दिया कि हमने रिवर्सल कर दिया था। इवन देन उन्होंने उसमें 74 में टैक्स भी लगा दिया और पेनल्टी भी लगा दी 100%। 100% कैसे लगा दी? SCN इशू करके 100% पेनल्टी लगा दी? हाँ 74, ये जो सेंट्रल वाले ने, सेंट्रल वाले तो ऐसे कर रहे हैं सर। हाँ अच्छा, मतलब एडजुडिकेट कर दिया 100% पेनल्टी। हाँ जी हाँ जी, मेरी छोटी सिस्टर का ही केस है, वकील उसमें कोई और है वहां पर इसमें ऋषिकेश में। तो अब हम लोग अपील में जा रहे हैं, या 161 में, तो 74 में मेरे ख्याल से नहीं होगा। 161 तो नहीं लगेगा, है ना? 161 नहीं लगेगा मैम, तो अपील में जाना पड़ेगा हमको। मैम सबसे पहले आप एजिटेट करिए, आप सबसे पहले उसको बताइए कि 74 इज नॉट एप्लीकेबल हियर। जी। देयर इज नो फ्रॉड, देयर इज नो विलफुल मिसस्टेटमेंट, देयर इज नो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी रिवर्स्ड, आई हैव क्लेम्ड एंड रिवर्स्ड at my own on self-assessment basis। 74 is applicable when there is a but sir एक्चुअली बताऊं, यहाँ पे कुछ और मिस्टेक हुई है उनसे, वकील साहब से। वो मिस्टेक में डिस्क्लोज नहीं कर सकती। अच्छा, नो प्रॉब्लम। जी जी सर, तो उसमें यही है कि अब इसमें हमें अपील में जाना पड़ेगा, अपील में जाकर के फिर हम उसको जो है इस पॉइंट को उठाएं। बस यही पता करना था, क्योंकि इसमें हमें खुद लग रहा है कि इसमें ये 73 का मैटर है, डिस्कस किया सारे पॉइंट, और मार्च से लेके अब तक कई मीटिंग्स हुई हमारी, मतलब वकील साहब के साथ उनकी, सुपरिटेंडेंट साहब की कई मीटिंग्स हुई, सब में उन्होंने इसको माना। बट जब केस किए तो केस के समय उन्होंने उसको जो है रिवर्स कर दिया। अब तो बस अल्टरनेट या अपील ही, अल्टरनेट और नथिंग एल्स। देखिए अपील अल्टरनेट है, अगर आपको लगता है कि द adjudication was completed in haste, उसमें gross injustice हुआ है आपके साथ, तो you can go to the
हाई कोर्ट रिट फाइल कर लो आप। अगर आपको लगता है प्री डिपॉजिट आपका ज्यादा हो रहा है, यू कैन गो टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। 1 करोड़ समथिंग हमारा था वो टैक्स, वो हम रिवर्स करके जमा भी करा चुके थे, उन्होंने टैक्स भी दोबारा से लगा दिया 1 करोड़ समथिंग। एंड आप हाई कोर्ट को ये कहिए कि यहाँ पे इन्होंने 74 गलत इन्वोक किया है। जी सर जी। The taxpayer will be burdened with a pre-deposit of 10%. That will be a big amount. ठीक है सर। देवेंद्र वाधवा जी, देवेंद्र वाधवा जी, और आपका ऑर्डर इसलिए भी गलत है, आप 7411 भी बताइए उनको, वकील साहब को, कि आपको इनिशियली वो 50% पेनल्टी का नोटिस देगा। आप रीड सेक्शन 74 सबसेक्शन 11 केयरफुली। जी सर। देवेंद्र वाधवा जी, ऑर्डर। जी सर। यस, अनम्यूट कर लिए अपने आप को। जी सर। आज का वोटर थैंक्स आप करेंगे, इस पर राष्ट्रगान सर, राष्ट्रगान के समय सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी सीटों प्लीज खड़े हो जाइएगा। देवेंद्र वाधवा प्लीज। सर्वप्रथम सभी को सादर प्रणाम। मैं अपनी ओर से, उपकाश की पूरी टीम की ओर से, होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश तथा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड सहारनपुर की ओर से आज की वेबिनार के सरस्वती पुत्र आदरणीय सीए श्री विनोद कौशिक जी को, जो नई दिल्ली से है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर आज आपने अपनी मधुर वाणी से हम सबका ज्ञानवर्धन किया। सर जीएसटी सब्जेक्ट वैसे तो बहुत ही वाइड है, जितना इसमें घुसते चले जाओ उतना ही कम है, लेकिन फिर भी सर आज आपने मुख्य बिंदु पर हम सबका ज्ञानवर्धन किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी साथी माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वह आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे और आप सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहे। आज के वेबिनार के सफल आयोजन के लिए पूरी टीम का, शैलेश सर का, संजय भटनागर सर का, आज की वेबिनार के प्रथम भाग के सरस्वती पुत्र श्री अंकित गर्ग जी का, विशेष रूप से हम सब के आदरणीय श्री हर्ष शर्मा जी का, महामंत्री उपकाश श्री प्रेम सुंदर उपाध्याय जी का, महामंत्री होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश श्री प्रतीक अग्रवाल जी का, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर श्री रविंदर खरे जी का। सर आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रत्येक सप्ताह सर आप इतनी मेहनत करके हम सब के लिए अच्छे अच्छे वक्ता लाते हैं और हम सब उससे लाभान्वित होते हैं। और उपस्थित सभी साथियों का भी बहुत धन्यवाद। अब सभी से निवेदन कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जया हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगले सप्ताह फिर आप सबसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। क्या हाल है सर, हाउ आर यू? कैसे हो रही थी भाई साहब? सर नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत आभारी। उस दिन आपने बहुत अच्छा उनको एकदम, क्या करें, बाकी तो भगवान है, अपने हाथ में नहीं है। फिर उस दिन गणेश जी को एकदम बहुत कॉन्फिडेंस हो गया। नहीं चोपड़ा साहब बढ़िया, आप बैठे पढ़ते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप आते हैं बैठे पढ़ते हैं। आप हैं? नहीं क्या लगता है कि हाँ चोपड़ा साहब का आशीर्वाद मिलता है हम लोगों को? नहीं ऐसा नहीं है, करेंगे। बाकी देखो मैं तो भाई लिखता रहता हूँ, जितना भी ज्यादा होता है ना, जीएसटी काउंसिल में अभी भी है ना, मैं तो पॉइंट निकाल रहा हूँ, क्या चीज पेंडिंग रह गई है, मैं तो उनको वो लेटर भेजता ही रहता हूँ मैं तो। सही बात है। 3B का रिवीजन और मंगवाइए, 3B का रिवाइज कर सके हैं। बिल्कुल 3B का। साहब नमस्कार, आज बहुत ज्ञान की बातें हमें मिली, इसका कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाए। नहीं बिल्कुल अपन
जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है